हुए कहा, मैं तो भूल ही गई, दादी ने जल्दी आने के लिए कहा था ना। माही ने जल्दी से जाकर डोर ओपन किया तो सामने मेड खड़ी हुई थी। माही ने पूछा, सीमा आंटी क्या हुआ? तो मेड, जिसका नाम सीमा था, उसने कहा, माही बेटा तुम्हें नीचे बड़ी मालकिन बुला रही है। तो माही ने कहा, हाँ आंटी बस मैं अभी आई, आप जाइए। मेड वहां से चली गई। माही ने अपना फोन उठाया और रूम से बाहर निकल गई। माही कॉरिडोर में ही आगे बढ़ते हुए खुद से बात कर रही थी, चल माही तुझे कुछ नहीं करना पड़ा, उस वैम्पायर के लिए रात को मैंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया ना, तभी तो वो मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर रहा है। बस एक बार मेरा काम हो जाए फिर उसे बिल्कुल पंगे नहीं लूंगी। अरे मैं तो उसके सामने ही नहीं आऊंगी। बस बात ही खत्म। तभी माही ने नजर उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके बढ़ते कदम रुक गए। सामने से ही रणवीर ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए एक हाथ अपनी पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में अपना फोन देखते हुए आगे बढ़ रहा था। रणवीर को जब खुद पर किसी की नजरें महसूस हुई तो उसने फोन की स्क्रीन पर से नजर हटाकर सामने की तरफ देखा जहां पर माही खड़ी हुई थी। रणवीर ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ाए और कहा, तुम रेडी हो ना? तो माही ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। और तुम भी रेडी हो ना? तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या क्या कहना है? भूल तो नहीं गए? अगर भूल गए तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद की और वापस खोलकर माही से कहा, उफ कितना बोलती हो यार, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता है? तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने ऐसा भी क्या कहा, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी ना, चलो नीचे सब वेट कर रहे हैं। रणवीर ने कहा, हाँ चलो, इस मामले को जितनी जल्दी निपटा लो उतना ही अच्छा है। दोनों ही एक साथ सीढ़ियां उतरने लगे। वहीं परिवार के सभी लोग नीचे हॉल में ही मौजूद थे। वहीं निया को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या, और माही ने उसे बताया क्यों नहीं कि उसकी शादी उसके भाई के साथ फिक्स करने की बात हो रही है। सभी की नजरें एक साथ सीढ़ियों की तरफ गई जहां से माही और रणवीर दोनों ही एक साथ नीचे आ रहे थे। दादी ने खुश होकर दोनों की बधाई लेते हुए कहा, हाय मेरे दोनों बच्चे एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं, नजर ना लगे किसी की इन्हें। और सुगंधा जी ने कहा, हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, दोनों की जोड़ी वाकई में बिल्कुल परफेक्ट है। निया ने मन ही मन कहा, परफेक्ट जोड़ी तो है, पर जितना मैं माही को जानती हूँ वो कभी भी भाई से शादी करने के लिए रेडी नहीं होगी। अरे वो तो सोते जागते उठते बैठते भाई को ही गालियां देती रहती है, माही मना ही करेगी। मुझे पूरा यकीन है अब तक माही और रणवीर नीचे आ गए थे। दादी ने माही से कहा, माही इधर आओ, मेरे पास बैठो। माही ने अपना सर हाँ में हिलाया और दादी और सुगंधा जी के बीच में जाकर बैठ गई। वहीं रणवीर एक सिंगल सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बड़े ही रौब के साथ बैठा हुआ था। वहीं दादाजी ने जब देखा कि सभी लोग अब वहां पर मौजूद हैं, तो अपना गला साफ करते हुए कहा, हाँ तो पूरी फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो फैसला तो हम बड़ों ने लिया है, लेकिन हम इन दोनों की मर्जी भी अब जानना चाहते हैं, ताकि जो भी बात हो हम आगे बढ़ाएं। माही ने मन ही मन कहा, दादाजी आगे बात क्या बढ़ाना, वैसे भी मुझे पता है ये शादी तो होने से रही। माही के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, वो तो बस इंतजार कर रही थी कि कब रणवीर मना करे और वो खुशी से नाचने लग जाए। दादाजी ने पहले रणवीर से पूछा, हाँ तो रणवीर तुम इस शादी के लिए तैयार हो ना? अब सभी लोगों की नजरें रणवीर पर टिकी हुई थी, तो रणवीर ने अपना फोन बंद करते हुए कहा, मुझे लगता है दादाजी पहले ये बात आपको माही से पूछनी चाहिए, फिर बाद में मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब सभी ने माही की तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या फैसला है। वहीं माही तो मुस्कुराते हुए शर्माई ही जा रही थी, या कह सकते हैं कि शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। आखिर उसने पूरी कोशिश की थी कि सभी फैमिली वालों के सामने ये जताए कि उसे शादी से कोई इनकार नहीं है। दादी ने पूछा, माही बताओ तुम शादी के लिए तैयार हो ना बेटा? तो माही ने शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ दादी मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है, आखिर आप सब मेरे बड़े हैं, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि आप सभी के फैसले का मान रखूं। आप सब मुझे इतना प्यार जो करते हैं। माही की रजामंदी सुनकर सभी के फेस पर राहत भरी मुस्कुराहट आ गई। माही को इतना शर्माते देखकर नेहा तो एकदम जैसे सदमे में ही चली गई। वो खुद से बोली, ये मैं क्या देख रही हूँ? माही की तबीयत तो ठीक है ना, इसे कोई बुखार तो नहीं हुआ है? ये आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है और इतना शर्मा के क्यों बोल रही है? माही को हो क्या गया है आखिर? वहीं माही का जवाब सुनकर सभी के फेस पर जहां स्माइल आ गई और रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आई, इसका मतलब साफ था कि हमारी भोली भाली क्यूट माही फंस गई डेविल रणवीर सिंह रजावत की जाल में। अब बारी रणवीर की थी, तो दादाजी ने रणवीर से पूछा, अब तुम बताओ रणवीर। माही ने तो अपना जवाब दे दिया है, उसे शादी से कोई दिक्कत नहीं है। तो रणवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी मेरा जवाब तो मैंने आपको कल ही दे दिया था ना, मुझे भी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। रणवीर का ये बोलना था कि माही एकदम चिल्लाते हुए खड़ी हुई। क्या? सभी की नजरें एक साथ माही पर गई, जो अपनी आंखें बड़ी किए और मुंह खोले रणवीर को देख रही थी। रणवीर ने माही की तरफ देखा और कहा,
मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस हो रही है, इसीलिए अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पा रही हो। माही अब कभी परिवार वालों को देख रही थी तो कभी रणवीर की तरफ। उसे तो अपना सिर घूमता हुआ महसूस हो रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो अभी रणवीर को कुछ कहने ही वाली थी, तभी दादी और सुगंधा जी दोनों खड़ी हुई और प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम नहीं जानती माही, आज हम सब कितने ज्यादा खुश हैं। हम तो तरस रहे थे इस बात को सुनने के लिए। माही दादी से कहने वाली थी कि मुझे शादी नहीं करनी, पर दादी और सुगंधा जी तो खुशी से फूले ही नहीं समा रही थी। माही को समझ नहीं आया कि वो ये बात सबसे कैसे कहे। वहीं रणवीर तो अभी भी डेविल स्माइल के साथ माही को ही देख रहा था। माही ने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दादी ने कहा, ये माही को क्या हुआ? तो रणवीर ने कहा, कुछ नहीं दादी, लगता है खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है इससे, इसीलिए शर्मा गई है। वहीं निया माही के हाव भाव देखकर ही समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो भी जल्दी से माही के पीछे पीछे चली गई। दादाजी ने खुश होते हुए कहा, अब दोनों बच्चे राजी हैं तो हमें शादी की डेट भी जल्दी निकलवा लेनी चाहिए और इनका रोका भी कर देना चाहिए। दादी ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं कल ही पंडित जी को बुलाती हूँ। एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों का रोका भी कर देती हूँ और उनसे शादी की डेट भी निकलवा लूंगी। रणवीर ने खड़े होते हुए कहा, आप लोग अपनी बातें कीजिए, मुझे जरा कुछ काम है। कहकर रणवीर वहां से चला गया। वहीं माही अपने रूम में बेड पर बैठे हुए दहाड़े मार मार कर रोए जा रही थी। वहीं निया अपना सिर पकड़े उसके बगल में ही बैठी हुई थी। माही का रोना जब काफी देर तक बंद नहीं हुआ तो निया ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, चुप हो जा मेरी माँ, अब मुझे बता हुआ क्या है। माही ने रोते हुए ही कहा, धोखा हुआ है मेरे साथ। धोखा? तुम्हारे उस दगाबाज भाई ने धोखा किया है मेरे साथ। तुम नहीं जानती निया, मुझे कैसे बुद्धू बनाया उन्होंने, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। कहकर माही अपनी गोद से पड़े हुए कुशन को पंच करने लगी तो निया ने कहा, भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया, पर कैसे? मुझे पूरी कहानी तो बताओ। माही ने सुबकते हुए उसे कल रात की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर निया ने अपना सिर न में हिलाया और कहा, माही तुम वाकई में पूरी बुद्धू हो क्या? तुम भाई को नहीं जानती हो, पर मैं जानती हूँ। वो अपनी बातों में लोगों को फंसाना अच्छे से जानते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई शादी के लिए कैसे तैयार हो गए। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुझे नहीं पता नया, मुझे शक है तुम्हारा भाई वैम्पायर है। और पता है उन्होंने कल ही मुझे कहा था कि मैं उनका पसंदीदा शिकार हूँ। अब वो मुझसे शादी करेंगे और रोज मेरा खून पिएंगे। मैं इतना सारा खून कहाँ से लाऊंगी? निया कहते हुए माही दोबारा रोने लगी। माही की बात सुनकर निया उसे अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी और कहा, ठीक है माही, मैं समझ सकती हूँ तेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, पर इतनी भी क्या ट्रेजेडी हुई है कि तेरा दिमाग ही काम करना बंद कर रहा है और तू ये क्या बकवास किया जा रही कि मेरा भाई वैम्पायर है। तो माही ने कहा, तुझे नहीं पता निया, कल उन्होंने मेरे यहाँ पर बाइट किया और मेरा खून भी पिया। कहकर माही ने अपने गले से दुपट्टा हटाकर अपने गले के निशान को दिखाने लगी। निया उस निशान को देखकर समझ गई कि आखिर हुआ क्या है। उसे तो समझ नहीं आया कि आखिर उसका भाई वाकई में इस तरह से हरकत कर रहा है। वहीं माही तो रोते हुए कह रही थी, तुझे पता है तब से मुझे बड़ी वीकनेस फील हो रही है। पता नहीं मेरा कितना ब्लड खत्म हो गया होगा मेरी बॉडी से। अब तो निया ने माही को डांटते हुए कहा। मैंने कहा, चुप हो जाओ माही, उन्होंने तुम्हारा ब्लड नहीं पिया है, उन्होंने तुम्हें बाइट किया है इडियट, और ये बाइट का निशान है। माही जो अभी रो रही थी एकदम से चुप हुई और अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए बोली, बाइट किया है मतलब, और उन्हें मुझे बाइट करने की क्या जरूरत है? तो नया उसके पास बैठी और कहा, बेवकूफ लड़की, अब तुझे इसका मतलब समझाऊं क्या? ये वो वाला बाइट है, वो वाला। निया उसे इशारे से कुछ कहने लगी जिसे समझकर उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। क्या इन्होंने मुझे वैसा वाला बाइट किया है? ये खुद को समझते क्या है? मैं अभी इनकी क्लास लेती हूँ। एक तो मुझे धोखा दिया और मुझे वैसा वाला बाइट भी कर रहे हैं। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहकर माही बेड से नीचे उतरी और अपनी स्लीपर पहनकर रूम से बाहर निकल गई। निया तो बेचारी उसे रोकते ही रह गई। माही दंदनाते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी। सामने से आ रही सीमा को देखकर माही रुक गई और उसे पूछा, सीमा आंटी, ये वैम्पायर कहाँ मिलेगा? सीमा ने अजीब से एक्सप्रेशन से पूछा। क्या माही, तुम किसकी बात कर रहे हो? अब कैसे खबर लेने वाली है माही रणवीर की? क्या वो इस शादी से इनकार कर देगी या रणवीर उसे ये शादी करने के लिए मजबूर कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन, जो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हुआ क्या? तो माही ने कहा, आंटी प्लीज अभी आप मुझे कुछ मत पूछिए और मुझे बताइए, क्या आपको मालूम है कि मुझे कहाँ मिल सकता है? तो सीमा आंटी ने कहा, मैंने उन्हें आदित्य के साथ टेरेस की तरफ जाते हुए देखा। माही ने कहा, टेरेस पर? अब मैं उन्हें टेरेस से ही धक्का दूंगी। आखिर खुद को समझते क्या है? कहकर माही एक बार फिर से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सीमा ने उसे जाते हुए देखा और कहा, अब इसे क्या हो गया?
और आखिर ऐसा भी क्या कर दिया छोटे मालिक ने इसके साथ? सीमा ने अपना सिर नामे हिलाया और वहां से निकल गई। टेरेस पर ही काउच पर रणवीर आदित्य दोनों ही एक सोफे पर बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। रणवीर के हाथ में सिगरेट थी, वहीं आदित्य ने अपने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था जिसके घूंट वो बीच बीच भर रहा था। रणवीर ने स्मोक करते हुए कहा, क्या उसकी कुछ खबर मिली? वो कहाँ मिलेगा? आदित्य ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हमारे आदमी इसी काम पर लगे हुए तो हैं रणवीर, शायद आज रात तक हमें वो खबर मिल जाए। तुमने क्या सोचा है, क्या करना है उसके साथ? रणवीर ने कहा, वही जो और धोखेबाज लोगों के साथ करते हैं। तभी दोनों के कानों में माही की आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुमने क्या सोचा कि मैं तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हूँ जिसे तुम बेवकूफ बना लोगे और वो कुछ भी नहीं कहेगी, है ना? कहकर माही रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रख भौहें सिकोड़े गुस्से से रणवीर को घूरने लगी। आदित्य ने पहले रणवीर की तरफ देखा और फिर माही की तरफ, जो गुस्से में मुंह फुलाए बहुत ही क्यूट लग रही थी। माही का चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा नजर आ रहा था और उसकी छोटी सी नाक भी लाल नजर आ रही थी। वहीं रणवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के माही को देखकर स्मोक कर रहा था। माही को इतना गुस्सा आया कि उसने रणवीर के हाथ से सिगरेट छीनकर उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, अभी जाकर बताती हूँ दादू को कि जिससे मेरी शादी पक्की कर रहे हो उस लड़के के लक्षण ठीक नहीं है। वो शराब पीता है और स्मोक भी करता है। आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो माही? वो तो सिर्फ स्मोक कर रहा है। तो माही ने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलूंगी तब तो ये रिश्ता कैंसिल होगा ना? तो आदित्य ने पूछा, पर ऐसा हुआ क्या है? और कौन सा रिश्ता? माही ने और रोंदू जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, ये आपके भाई ने जो एक नंबर के धोखेबाज है, मुझे धोखा दिया, मुझे बुद्धू बनाया। और पता है कल रात इन्होंने मेरे साथ क्या किया? रणवीर ने पूछा, हाँ बोलो ना, क्या किया? आखिर मुझे भी जानना है। माही कुछ बोलने वाली थी कि बोलते बोलते रुक गई। अब वो आदित्य को अपने गले पर बने बाइट के निशान को कैसे बताती, इसलिए उसने इस बात को बदलते हुए कहा, बस जो किया मैं आपको बता नहीं सकती, पर ये इंसान बहुत ही ज्यादा। माही को समझ नहीं आया कि वो आगे क्या कहे, तो रणवीर ने अपनी आईब्रो छड़ाते हुए पूछा, बहुत ही ज्यादा से आगे क्या? बोलो। क्योंकि रणवीर माही के फेस के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि माही किस बात को कहने से झिझक रही है, इसीलिए उसके होठों पर शरारती स्माइल आ गई। माही ने रणवीर पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये बात तो मैं दादी को जाकर बताऊंगी कि उनका पोता कितना बिगड़ा हुआ है। अब चुपचाप नीचे चलो और दादू के सामने जाकर बोलो, तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। रणवीर ने आराम से सोफे पर लीन होते हुए कहा, वो तो कभी नहीं होगा, कर लो तुम्हें जो करना है। माही के गुस्से की अब कोई सीमा नहीं रही। उसने रणवीर की बांह पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए कहा, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं भी देखती हूँ तुम इस रिश्ते से कैसे मना नहीं करते हो। छोटी सी माही को रणवीर जैसे हट्टे कट्टे इंसान की बांह पकड़कर खींचते देख और इतना एफर्ट लगाते देख आदित्य को तो ये नजारा देखकर ही हंसी आ रही थी। उसने खड़े होते हुए कहा, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मुझे जरा कुछ काम है। कहकर वो वहां से निकल गया। वही माही तो पूरा एफर्ट लग रही थी रणवीर को खींचकर खड़ा करने की, पर मजाल है कि रणवीर वहां से टस से मस भी हुआ हो। रणवीर तो अभी भी आराम से ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे कोई फर्क न पड़ रहा हो। आखिरकार थककर माही ने रणवीर की बांह छोड़ी और हांफते हुए कहा, फेविकोल से चिपक गए हो क्या सोफे से, जो खड़े नहीं हो रहे हो? क्यों, अब डर लग रहा है दादू के सामने जाने में, है ना? मैं दादू को जाकर सब बताऊंगी अभी और इसी वक्त, और उन्हें कह दूंगी तुमने कैसे मुझे बुद्धू बनाकर मेरे मुंह से हाँ निकलवाई। कहकर माही ने अपने गले का दुपट्टा ठीक किया और जैसे ही वहां से जाने लगी तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर एकदम से उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे माही रणवीर की गोद में ही बैठ गई। उसकी पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी। वहीं रणवीर ने अपनी एक बांह माही की कमर में लपेटी और उसके सिल्की बालों को पकड़कर हल्का सा नीचे की तरफ खींचा, जिससे माही का चेहरा ऊपर हो गया। माही चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? रणवीर ने एक अजीब सी स्माइल के साथ माही के चेहरे के करीब जाते हुए कहा, क्यों क्यों छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हें छोड़ देने के लिए थोड़ी ना, इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है मैंने। माही अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आह, छोड़ो मुझे, तुम खुद को समझते क्या हो? रणवीर ने एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, तुम्हारा सब कुछ। ये सुनकर माही कुछ पल के लिए रुक गई। रणवीर माही के कानों के बहुत करीब था। माही ने तिरछी नजरों से रणवीर की तरफ देखा। रणवीर को अपने इतने ज्यादा करीब महसूस कर माही कुछ पल के लिए तो सहम गई। वहीं उसे रणवीर की आंखों में एक अलग ही तरह की जुनूनियत नजर आ रही थी। माही समझ नहीं पा रही थी कि रणवीर आखिर चाहता क्या है। रणवीर ने धीरे से मगर बहुत गहरी आवाज में कहा, क्या हुआ? माही, समझ में आई मेरी बात की नहीं? माही ने थोड़ा डरते हुए कहा, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते हो ना, और मैं तो तुम्हें परेशान करती रहती हूँ।
फिर तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? रणवीर ने माही की नेक को स्निफ करते हुए कहा। तुम्हें शायद पता नहीं है माही कि तुम्हारा तो जन्म भी मेरे लिए ही हुआ है। माही को रणवीर की ये गोल गोल बातें समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? रणवीर ने हल्के से अपने होंठ माही की नेक पर टच करते हुए कहा, पता चल जाएगा बेबी। फिलहाल तो खुद को मेंटली इस शादी के लिए प्रिपेयर कर लो, क्योंकि तुम अब द रणवीर सिंह रजावत की बीवी बनने वाली हो। कहते हुए रणवीर अपने होंठों से इस बाइट के निशान को सहला रहा था जिस पर उसने कल रात माही को बाइट किया था। वहीं माही तो रणवीर की बातों को सुनकर ही सोच में गुम थी कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है, उसके कहने का मतलब क्या है। तभी रणवीर ने झटके से माही को अपने सामने किया और उसकी बैक पर हाथ रख उसे खुद से चिपकाते हुए कहा, और आइंदा से मुझसे इस टोन में बात मत करना, समझी? क्योंकि मैं जो दिखता हूँ वो हूँ नहीं, और जो हूँ वो मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। रणवीर ने ये बात कुछ इस लहजे में कही थी कि माही अंदर तक कांप गई थी। रणवीर ने अपनी एक भौं छड़ाते हुए जैसे पूछा, समझी कि नहीं? तो माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ समझ गई, अच्छे से समझ गई, और समझती रहूंगी, भूलूंगी नहीं। अब मैं जाऊं यहाँ से? रणवीर ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा। अभी जो गलती तुमने की है उसकी पनिशमेंट लिए बिना जाओगी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझे क्या पनिशमेंट दोगे? कल तो तुमने मुझे वाइट किया, और अभी मुझे डरा भी रहे हो, और अभी मुझे पनिशमेंट भी देनी है। अब क्या बच्चे की जान लेने का इरादा है? रणवीर ने माही का चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, वक्त आने पर वो भी ले लूंगा, फिलहाल तो मुझे कुछ और चाहिए। रणवीर कहते हुए माही के होठों को ही देख रहा था। उसे माही के शाइनी सुर्ख गुलाबी होंठ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिन्हें देखकर रणवीर का उन्हें छूने का, उन्हें बाइट करने का और जी भरकर चूमने का मन कर रहा था। वही रणवीर की बातें माही के सिर के ऊपर से जा रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहता है और क्या चाहिए इसे। रणवीर ने माही के होंठ पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, You know, these velvety lips of yours are as juicy as a strawberry, and I want to test them. रणवीर की बात सुनकर माही की आंखें बड़ी हो गई कि ये क्या कह रहा है। उसने जल्दी से कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गंदी बात होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये मैं तुम्हारे साथ करूं तो ये गंदी बात नहीं है, पर अगर कोई और करे तो गुनाह है, समझी? माही अब कुछ और कहने वाली थी, पर उससे पहले ही उसे अपने होठों पर रणवीर के सख्त होठों का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर माही की आंखें तो फटी की फटी रह गई और कुछ पल के लिए तो वो फ्रीज हो गई। वहीं रणवीर का माही के होठों को छूना ही था कि माही के सॉफ्ट होठों का एहसास उसे पागल कर रहा था। जैसा उसने सोचा था, उसे इसका टेस्ट इससे भी कहीं ज्यादा मदहोशी भरा लगा। पहले तो उसने सोचा था कि वो सिर्फ माही के होठों पर हल्की सी लाइट किस करेगा, लेकिन माही के होठों का टेस्ट तो उसके पागलपन बढ़ाता ही जा रहा था। वहीं माही को जब होश आया कि रणवीर उसके साथ क्या कर रहा है, तो वो रणवीर के कंधे पर मारने लगी और उसे दूर करने की कोशिश करने लगी। पर रणवीर ने अपनी एक बांह माही की बैक पर रखी और दूसरी हाथ से माही के गालों को कसकर पकड़कर उसे पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ था। वो माही के होठों को कभी अपने दांतों से पकड़कर खींचता, तो कभी अपने टंग से उसे सहलाता, तो कभी उसे बुरी तरह से सख्त करता, जिस वजह से माही को अपने होठों में दर्द हो रहा था और उसका रणवीर को दूर करने का एफर्ट भी बेकार गया। पर रणवीर तो जैसे माही के होठों को छोड़ने के मूड में ही नहीं था। यह सही था कि रणवीर ने भी आज तक कभी किसी लड़की को इस तरह से नहीं छुआ था। उसकी भी यह फर्स्ट किस थी जो आज माही के साथ वो महसूस कर रहा था। आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी माही रणवीर के पागलपन को? क्या माही की मासूमियत बदल देगी रणवीर को, या रणवीर की जुनूनियत में खो देगी माही खुद को? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी जब रणवीर ने माही को नहीं छोड़ा, तो माही की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि रणवीर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था और छोटी सी माही रणवीर का यह स्वीट टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके लिए भी तो यह पहली बार ही था ना जब रणवीर इस किस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया, तो उसने माही की होठों को छोड़ दिया। वहीं रणवीर का दूर होना था कि माही और जोर जोर से रोने लगी। माही को ऐसे रोते देख रणवीर ने उसकी बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, एक किस ही तो की है, कुछ और थोड़ी ना किया है। माही रणवीर से दूर होकर खड़ी हो गई और अपने होठों को जोर जोर से रगड़ने लगी। माही के होंठ पहले ही बहुत रेड हो गए थे और उसके इस तरह से होंठ रगड़ने से वो और भी ज्यादा रेड नजर आ रहे थे, जो रणवीर को वापस अपनी तरफ खींच रहे थे। रणवीर ने फिलहाल के लिए तो माही की हालत देखकर खुद को रोकना ज्यादा सही समझा। माही ने गुस्से से कहा, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, बहुत ही ज्यादा। मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी, मैं सबको मना कर दूंगी, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती शादी की तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। फिर तुम मुझे ढूंढते रहना और मैं तुम्हें बहुत सारा मारूंगी भी सही। अगर तुमने वापस मेरे साथ ऐसा किया तो रणवीर ने सोफे से खड़े होते हुए कहा।
अच्छा, तुम मुझे मारोगी? कहकर रणवीर एक बार फिर माही की तरफ बढ़ा। रणवीर को अपने पास आते देख माही जल्दी से वहां से भाग गई। रणवीर ने एक मुस्कुराहट के साथ उसे जाते हुए देखा और फिर अपने होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, जब इस किस में इतना नशा है तो तुम में कितना नशा होगा माही। आई लाइक इट। माही भागते हुए अपने रूम में आई और उसने रूम के डोर को अंदर से लॉक कर दिया और आकर पेट के बल बेड पर लुढ़क गई और तकिए में मुंह छुपाए रोने लगी। रणवीर की हरकत ने माही को बहुत डरा दिया था और माही अभी इतनी भी ज्यादा मैच्योर नहीं थी कि वो इन सब बातों को समझ सके। उसकी आंखों से बहते आंसू तकिए को भिगो रहे थे। वो रोते हुए एक ही बात कह रही थी, मुझे नहीं करनी इनसे शादी। दादू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए और आप क्यों चाहते थे कि मैं इस डेविल से शादी करूं? आपको नहीं पता, ये बहुत बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे। अगर इन्होंने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उन्हें बहुत मारूंगी। दूसरी तरफ सुगंधा जी ने दादी से कहा, माँ जी, मैंने पंडित जी से बात कर ली है और वो कल सुबह ही आ जाएंगे माही और रणवीर के रोका के लिए। दादी ने कहा, ठीक है, सुगंधास और रोके की सारी तैयारी कर ली ना तुमने? सुगंधा ने कहा, जी, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दादी ने एक राहत भरी सांस लेते हुए कहा, बस सुगंधा, ये शादी हो जाए, उसके बाद मेरी माही और मेरा रणवीर दोनों ही दूसरे की ढाल बनेंगे और शायद माही के रणवीर की जिंदगी में आने से मेरा वो पहले वाला रणवीर लौट आए। सुगंधा ने दिलासा देते हुए कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। हमारी माही बिटिया है ही इतनी प्यारी कि जिसकी जिंदगी में जाएगी उसकी जिंदगी में खुशियां भर देगी। दूसरा दिन अदिति अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा रही थी। उसने अपने बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका बैग छीन कर न ले जाए। उसने बीच में कई बार ऑटो रोकने की कोशिश भी की, पर कोई ऑटो रुका ही नहीं, इसीलिए अदिति को पैदल ही चलना पड़ रहा था। दरअसल वो अपनी जमा की गई पूंजी को बैंक में जमा करवाने के लिए जा रही थी। इसी वजह से उसके चेहरे पर घबराहट भी नजर आ रही थी कि कहीं कोई उससे उसके पैसे छीन के ना ले जाए। लेकिन तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और उसके हाथ से बैग छीन कर भाग गया। अदिति ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर शख्स पर चिल्लाते हुए बोली, ए, मेरा बैग दो, कहाँ ले जा रहे हो उसे? वो शख्स अभी तक अदिति का बैग लेकर रोड पार कर दूसरी तरफ चला गया। अदिति को अपने पैसों की चिंता थी, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। उसका ध्यान रोड पर आ जा रही गाड़ियों की तरफ नहीं था। कुछ गाड़ियों ने तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन कुछ गाड़ियां फुल स्पीड में थीं। तभी अदिति के मुंह से तेज चीख निकली और वो अपने कानों को बंद किए वहीं सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गई। दरअसल एक गाड़ी तेज स्पीड से उसकी तरफ ही आ रही थी। अचानक ही उसने ब्रेक लगा दिया, जिससे अदिति को चोट तो नहीं लगी, लेकिन अदिति एकदम से घबरा गई थी। तब इस गाड़ी का डोर ओपन हुआ और एक शख्स बाहर आया और उसने अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिए। अदिति अभी भी अपने चेहरे को झुकाकर वहीं बैठी हुई थर थर कांप रही थी। उस शख्स ने अदिति की बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? ऐसे रोड के बीचों बीच कहाँ भाग रही थी? अदिति, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसने डरते हुए उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही अदिति ने उस शख्स का चेहरा देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके सामने कोई और नहीं आदित्य था। वहीं आदित्य भी अदिति की आंसुओं से भरी आंखों को देखकर कुछ पल के लिए तो जैसे जम सा ही गया। उसे पता नहीं क्यों ये आंखें बहुत जानी पहचानी लग रही थीं। तभी अदिति ने अपनी घबराहट छुपाते हुए आदित्य के हाथ को अपनी बाह से हटाया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वो चोर मेरे पैसे ले गया, मैं उसे ही पकड़ने के लिए जा रही थी। अदिति, जिसने अभी अपना सिर झुकाया हुआ था, उसने अपने हाथ के इशारे से एक तरफ इशारा किया। आदित्य ने उसके किए इशारे की तरफ देखा और समझ गया कि अब तो वो चोर कब का वहां से निकलकर भाग चुका है। उसने फिर आदित्य से कहा, देखो, वो तो अब यहाँ से जा चुका है, पर तुम्हें इस तरह से रोड के बीचों बीच नहीं भागना चाहिए ना। क्या वो पैसे तुम्हारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है? आदित्य ने सिसकते हुए कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से उन पैसों को जोड़ा था और आज मैं उसे बैंक में जमा करने जा रही थी, पर वो भी चोरी हो गए। अदिति भरे गले से ये सब बोल रही थी। आदित्य ने अदिति हालत को देखकर एक गहरी सांस ली और थोड़ा शांत लहजे में कहा, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, बताओ कितने पैसे गए हैं तुम्हारे? अदिति ने अपनी नजरें उठाकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए और आप तो मेरे लिए अजनबी हैं। मतलब मैं आपसे पैसे क्यों लूं? आप जाइए। कहकर अदिति जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी उसका सिर जोर से चकराया और वो खुद का होश संभाल नहीं पाई। लेकिन इससे पहले कि वो सड़क पर गिरती, तभी आदित्य ने अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। अदिति पूरी तरह से आदित्य की बाहों में बेहोश हो गई। अदिति के चेहरे को देखकर आदित्य को एक अजीब ही फीलिंग आ रही थी, जैसे वो इस चेहरे को जानता है, उसने कहीं ना कहीं इसे देखा है। आदित्य ने अदिति को अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर गाड़ी का डोर ओपन कर वो अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया
उसने एक नजर पीछे बेहोश अदिति की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रजावत पैलेस। सुगंधा जी सीमा के साथ माही के रूम में आई। माही अभी भी पेट के बल सोई हुई थी। वो लेटे लेटे ही सो चुकी थी। सुगंधा जी ने जब माही को सोते हुए देखा तो उनके फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि माही सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह। सीमा ने कहा, मालकिन, माही तो अभी सो रही है। तो सुगंधा जी ने कहा, मैं इसे अभी जगा देती हूँ, तुम ये सारे बैग यहीं रख दो और जाओ। सीमा ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को वहीं सोफे पर रख दिया और वहां से चली गई। सुगंधा जी जाकर माही के बगल में ही बैठ गई और प्यार से माही का सिर सहलाते हुए बोली, माही उठ जाओ बच्चा। माही ने कसमसाते हुए सुगंधा जी की तरफ देखा और उनींदी आवाज में कहा, आंटी सोने दीजिए ना, बड़ी नींद आ रही है। तो सुगंधा जी ने प्यार से कहा, माही बच्चा पहले उठकर बैठो, फिर बताती हूँ क्या हुआ है। माही उठकर बैठ गई और सुगंधा जी की तरफ देखने लगी। तो सुगंधा जी ने कहा, बच्चा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, पहले तुम जाओ और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। माही ने कहा, मेरा मूड ठीक नहीं है आंटी, मुझे अभी सोना है। तो सुगंधा जी ने कहा, माही मैंने कहा ना जरूरी बात है, चलो जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ। माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ चली गई। सुगंधा जी वहीं बैठे माही का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद माही अपना फेस वॉश करके बाहर आई, फिर सुगंधा जी के पास आकर बैठते हुए बोली, अब बताइए आंटी क्या बात करनी है। माही की आंखें रोने से लाल नजर आ रही थी। सुगंधा जी को लगा कि शायद सोने की वजह से ऐसा है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? तो माही ने चेहरा झुकाए हुए कहा, उस डेविल की वजह से। सुगंधा जी ने कंफ्यूजन के साथ कहा, डेविल? कौन डेविल? तो माही ने कहा, आपको नहीं पता, वही रणवीर, वो डेविल है और मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। माही ने जिस तरह से ये बात कही थी, सुगंधा जी को हंसी आ गई। उन्होंने माही के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, बुद्धू अब वही डेविल तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला है। तो माही ने थोड़ा जिद करते हुए कहा, आंटी क्या ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती? तो सुगंधा जी ने हैरानी से कहा, पर माही तुमने खुद ही तो कहा कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो, फिर तुम्हें शादी क्यों कैंसिल करनी है? तो माही ने कहा, मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है इसीलिए। अब माही डायरेक्टली तो ये बात बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने यही बहाना बनाया। तो सुगंधा जी ने कहा, माही बेटा, तुम्हारा रणवीर के साथ शादी करने का दूसरा कारण भी है, जो तुम्हारे दादू भी जानते थे, और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि तुम्हारी शादी रणवीर के साथ हो। तो माही ने कहा, तो आप मेरी शादी किसी और से करवा देना, पर उनसे नहीं। तो सुगंधा जी ने कहा, माही तुम्हारे दादू की इच्छा रणवीर से शादी करवाने की थी, किसी और से नहीं। तुम्हें क्या हमारे फैसले पर कोई डाउट है? कहते हुए सुगंधा जी के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। अब माही सुगंधा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। दरअसल सुगंधा जी ने हमेशा माही को एक माँ का प्यार दिया था, इसलिए माही सुगंधा जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उनकी हर बात मानती भी थी, क्योंकि एक सुगंधा जी ही थी जिनसे माही हर तरह की बातें शेयर भी कर लेती थी। सुगंधा जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, माही तुम्हें पता है कल तुम्हारा और रणवीर का रोका है, तुम्हें उसी का सामान तुम्हें देने आई हूँ। क्या अदिति ही वही लड़की है जिसे आदित्य ढूंढ रहा है? अदिति आदित्य को देखकर क्यों डर गई? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही ने हैरानी से कहा, रोका, वो भी अभी से? सुगंधा जी ने कहा, हाँ बेटा, दरअसल तुम दोनों की शादी 3 महीने में ही करना जरूरी है, इसलिए हमने तय किया है कि रोके की रस्म कल ही कर दें, फिर उसके बाद रिंग सेरेमनी की डेट निकाली जाएगी। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा सामान दिखती हूँ। सुगंधा जी ने सोफे पर पड़े बैग को उठाया और माही के पास लेकर आई, फिर एक एक कर उसमें से सामान निकालकर माही को दिखाने लगी, जिसमें लाइट वेट ज्वेलरी और एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत डिजाइनर साड़ी भी थी। माही तो इन सब सामान को देखकर खुश हो गई। वो तो भूल ही गई ये सारा सामान उसके और रणवीर के रोके के लिए है। माही ने खुश होते हुए कहा, आंटी क्या ये साड़ी मेरी है? पर मुझे तो साड़ी पहनना नहीं आता ना। सुगंधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे तो आता है ना, मैं सिखा दूंगी और कल तुम्हें मैं खुद तैयार करूंगी, ठीक है ना? अब तुम जल्दी से डिनर के लिए नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतना कहकर सुगंधा जी खड़ी हुई और वहां से चली गई। माही जो सब सामान को देखकर बड़ी खुश हो रही थी, अचानक कुछ सोचकर उसकी खुशी गायब हो गई। हे भगवान, अब कल मेरा उनके साथ रोका भी हो जाएगा। भगवान जी प्लीज कुछ करो ना। हाँ, अगर उस डेविल का किडनैप हो जाता है फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है, और शादी भी कैंसिल। रात के वक्त सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए डिनर कर रहे थे। रणवीर वैसे तो अक्सर लेट नाइट ही घर आता था, पर आज वो जल्दी ही घर लौट आया था, इसीलिए सभी के साथ डिनर कर रहा था और डिनर करते हुए सामने बैठी माही को भी देख रहा था, जो बीच बीच में गुस्से से उसे घूर रही थी।
माही की फेस के एक्सप्रेशन देखकर रणवीर एक शरारती स्माइल के साथ सुगंधा जी से बोला, चाची, मुझे यहाँ कोई स्ट्रॉबेरी नजर नहीं आ रही, क्या वो यहाँ नहीं है? स्ट्रॉबेरी का नाम सुनकर माही को याद आ गया कि रणवीर ने ऊपर टेरेस पर उसके साथ क्या किया था। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्यों? इतना सारा खाना जो यहाँ रखा हुआ है तुम्हें पसंद नहीं है क्या? या स्ट्रॉबेरी कुछ ज्यादा ही पसंद है? तो रणवीर ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत डिलीशियस लगती है और आजकल मेरा वही खाने का मन ज्यादा करता है। रणवीर की ये डबल मीनिंग बातें और कोई समझे ना समझे पर माही को अच्छे से समझ आ रही थी। उसका मन हुआ कि हाथ में पकड़े हुए कांटे को ले जाकर रणवीर पर अटैक ही कर दे, पर वो यहाँ कुछ नहीं बोल सकती थी, इसलिए चुपचाप सिर झुकाए अपना खाना खाने लगी। हॉस्पिटल। आदित्य हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा इस समय काफी मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। वहीं आदित्य अपने हाथ बांधे उसके बेड के बगल में ही खड़ा था और वो बड़ी गौर से आदित्य के चेहरे को देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा है। उसे तो आदित्य का नाम तक नहीं पता था। तभी कुछ देर बाद उसने देखा कि आदित्य को धीरे धीरे होश आ रहा है। आदित्य को होश में आते देखकर आदित्य के चेहरे पर थोड़ी राहत वाले भाव आए। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने खुद को अस्पताल में पाया तो हड़बड़ाकर जैसे ही उठने लगी, आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत, तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर आदित्य ने वापस अपना चेहरा झुका लिया और घबराहट से इधर उधर देखते हुए बोली, वो मैं? आदित्य को समझ नहीं आया कि वो आदित्य को क्या कहे, तो आदित्य ने कहा, जिस तरह से तुम रोड पर भाग रही थी उससे तो मुझे लग रहा था कि तुम आधी पागल हो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, उसके बाद भी तुम ये हरकत कर रही थी, उससे जाहिर होता है कि तुम पूरी पागल हो। ये सुनकर आदित्य ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, और नहीं तो क्या? क्या इस हालत में तुम्हारा ऐसे भागना सही था? क्या तुम्हारे बच्चे से कहीं ज्यादा जरूरी वो पैसे थे? आदित्य ने एक हारी हुई आवाज में कहा, वो सारे पैसे मेरी बेबी के लिए ही तो थे, जिन्हें मैं कई महीनों से दिन रात एक करके जोड़ रही थी, पर वो भी मुझसे छीन लिए गए। फिर मन ही मन कहा, मेरे लिए मेरे बेबी से जरूरी कुछ भी नहीं है और सबसे ज्यादा कीमती सिर्फ यही है, क्योंकि इसके अलावा मेरा इस दुनिया कोई भी नहीं है। फिर कुछ सोचते हुए उसने आदित्य से कहा, मैं अब ठीक हूँ, तो अब मुझे घर जाना चाहिए, वैसे भी काफी देर हो रही है। अब तक शाम काफी गहरी हो चुकी थी, तो आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, अब रात हो गई है, अंधेरा भी हो रहा है, इस हालत में तुम ऐसे अकेली मत जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। आदित्य की बात सुनकर अदिति हड़बड़ाहट में बोली, नहीं, आप मेरे घर नहीं आ सकते, मैं खुद चली जाऊंगी। आदित्य ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें मदद ऑफर कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे घर कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो तुम्हें ड्रॉप करूंगा ना। आदित्य जल्दी से अपनी फुटवियर पहनते हुए बोली, नहीं, वो मैं ऑटो करके चली जाऊंगी, आप मेरे लिए परेशान मत होइए, आपने मेरी इतनी मदद कर दी, वो बहुत है। अदिति जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो और ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी बात से डर रही हो? ये सुनकर अदिति एकदम से फ्रीज हो गई, क्योंकि वाकई में वो एक बात से तो डर ही रही थी। दरअसल उस दिन होटल में आदित्य के साथ कोई और नहीं, अदिति ही थी, और अदिति को डर था कि आदित्य कहीं उसे पहचान न जाए और उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी आदित्य का ही था। आदित्य इस सच से अनजान था। वो इतना तो जानती थी कि आदित्य बहुत ही पैसे वाला और पावरफुल है। अगर उसे पता चल गया कि अदिति के पेट में उसका बच्चा है, तो कहीं वो अपने पैसों के बल पर उससे उसका बच्चा छीनने की कोशिश न करे। अदिति को हमेशा ही यही डर लगता था कि कोई भी उसे उसके बच्चे से दूर न कर दे, क्योंकि अब उसके जीने का एकमात्र सहारा उसका बच्चा ही था, जो इस दुनिया में आने वाला था। अदिति को अपनी ही सोच में गुम देखकर आदित्य ने कहा, क्या हुआ, इतना क्या सोच रही हो? चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कहकर वो उसका हाथ पकड़े रूम से बाहर निकल गया। अदिति अब चुपचाप फिर झुकाए उसके साथ साथ चल रही थी। उसे तो कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा था जिस वजह से आदित्य को मना कर सके। कुछ देर बाद आदित्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं अदिति चुपचाप गाड़ी की सीट पर सिमटी हुई बैठी हुई थी और बाहर विंडो की तरफ देख रही थी। आदित्य ने सामने की तरफ देखते हुए ही कहा, देखो, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, ना ही तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे हस्बैंड को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। वैसे कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? आदित्य की बात सुनकर अदिति थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोलते हुए कहा, मेरी फैमिली में सब लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, सब। तो आदित्य ने कहा, ये तो अच्छी बात है, पर अब तुम इस तरह से अकेली बाहर मत जाया करो। और ये पैसे जमा करवाने के लिए तुम अकेली क्यों जा रही थी? अपने हस्बैंड को बोलती ना। आदित्य ने धीरे से कहा, वो बहुत बिजी रहते हैं ना, तो उनके पास वक्त नहीं था, इसीलिए। इतना कहकर वो वापस विंडो से बाहर देखने लगी, जैसे आदित्य के सवालों से बचने की कोशिश कर रही हो। आदित्य भी समझ गया था कि आदित्य उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती है,
इसीलिए उसने भी अब ज्यादा कुछ नहीं पूछा। कुछ ही देर बाद आदित्य की गाड़ी अदिति के घर के बाहर आकर रुकी। आदित्य ने देखा कि वो एक छोटा सा घर था। आदित्य ने अदिति की तरफ देखा जो जल्दबाजी में अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उससे सीट बेल्ट खुल नहीं रही थी। शायद अदिति कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में थी। आदित्य ने कहा, रुको मैं खोलता हूँ। कहकर आदित्य ने सीट बेल्ट को ओपन कर दिया। अदिति ने जल्दी से डोर ओपन किया और बाहर चली गई। आदित्य ने धीरे से कहा, इसे जल्दी किस बात की है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये किसी बात से घबरा रही है। तभी अदिति जो अपने घर का गेट ओपन करने वाली थी और घर की तरफ जा रही थी, उसे कुछ याद आया और वो पलटकर वापस आदित्य के पास आई और धीरे से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो अदिति वापस अपने घर की तरफ चली गई। आदित्य कुछ देर तक वहीं गाड़ी में बैठा हुआ अदिति के घर की तरफ ही देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो अदिति को जानता है। आखिरकार उसे कुछ भी याद नहीं आया तो उसने अपना सिर झटका और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। वहीं अदिति अपने रूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दरवाजे से सटकर वहीं नीचे बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त तेजी से धड़क रही थी। बस वही जानती थी कि वो इतनी देर से अपनी घबराहट को कैसे कंट्रोल कर रही थी। अदिति ने दरवाजे से टिककर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बंद आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे और एक बार फिर से उसे अपनी आंखों के आगे अतीत की कुछ दर्द भरी यादें नजर आने लगी। फ्लैशबैक। अदिति अपने कमरे में सुहागरात की सेज पर बैठी हुई अपने पति के आने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी सास के रोने की आवाज सुनाई दी। अदिति घबरा कर रूम से बाहर आई तो उसकी सास फोन पकड़े हुए रोए जा रही थी। अदिति ने घबराते हुए पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? तो उसकी सास ने रोते हुए कहा, अदिति नमन का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया जा रहा है, उसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनकर अदिति एकदम सदमे में ही चली गई कि आज ही तो उसकी शादी हुई थी और वो नई नवेली दुल्हन बनी सुहागरात की सेज पर अपने पति नमन का वेट कर रही थी। अदिति एक अनाथ लड़की थी। नमन ने उसे खलाज के वक्त में ही पसंद कर लिया था और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। अदिति को भी नमन एक अच्छा इंसान लगा था। वैसे भी उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था, तो इसीलिए उसने भी नमन से शादी के लिए हाँ कर दी और 1 महीने बाद ही उसकी और नमन की शादी हो भी गई। अदिति की सास ने रोते हुए कहा, अदिति जल्दी से जाकर चेंज करके आओ, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अदिति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और अपने रूम में आ गई। किसी तरह से उसने अपना लहंगा चेंज करके एक साड़ी पहन ली जो लाइट वेट रेड कलर की साड़ी थी। शादीशुदा होने के बाद भी अदिति ने आदित्य के साथ रात क्यों बिताई थी, जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आदित्य वैसे तो कई लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता था, लेकिन उसने कभी भी किसी लड़की को इस तरह से छुआ नहीं था। लेकिन अदिति के करीब आकर आदित्य एक तो ड्रग्स के नशे में और दूसरा मदहोशी से और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। अदिति वाकई में बहुत खूबसूरत थी। आदित्य जहां एक तरफ अदिति को वाइल्ड तरीके से चूम रहा था, वहीं उसका दूसरा हाथ अदिति की कमर को बहुत ही बुरी तरह से सहला रहा था, जिससे अदिति को दर्द हो रहा था, पर वो किसी तरह से इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो मजबूर थी। कुछ देर बाद आदित्य ने अदिति के होठों को छोड़ा और उसकी नेक पर किस करने लगा और किस करते हुए ही उसने अदिति की साड़ी के पल्लू को हटा दिया। अदिति किसी जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। वहीं आदित्य उसकी पूरी बॉडी को जगह जगह बाइट कर रहा था, जिससे अदिति के नाजुक शरीर पर लाल रंग के मार्क्स बन रहे थे। आदित्य बहुत कोशिश कर रहा था कि वो जेंटल रहे, पर ड्रग्स के नशे की वजह से वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। अदिति के करीब आकर उसके अंदर अदिति को पूरी तरह से पा लेने की डिजायर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अदिति की बदन की महक उसे जैसे पागल बना रही थी। क्या आदित्य अदिति को पहचान पाएगा? क्या रिएक्शन होगा आदित्य का जब उसे पता चलेगा कि अदिति के पेट में पलने वाला बच्चा उसका है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पूरी रात अदिति की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। वो तो कब की इस दर्द को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से बेहोश भी हो गई थी। सुबह के करीब 5 बजे अदिति की आंखें धीरे से खुली। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी क्योंकि इस वक्त थकान उसे पूरी तरह से घेरे हुए थी। उसने गौर से उस रूम की सीलिंग को देखा। कुछ देर तक वो ऐसे ही लेटी रही। तभी उसे याद आया कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये सोचकर अदिति की आंखें झटके से खुली और उसने अपने आसपास देखा। उसे अपने बिल्कुल करीब आदित्य का चेहरा नजर आया, जो अदिति के कमर में अपना हाथ लपेट उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए सो रहा था। अदिति ने सर घुमाकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य को इतने करीब देखकर अदिति का दिल एक बार फिर से कांप गया था, लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य इस वक्त गहरी नींद में है, तब जाकर उसने एक राहत भरी सांस ली। फिर उसने सिर उठाकर आदित्य के हाथ की तरफ देखा। आदित्य की मजबूत स्ट्रांग बांह अदिति की नाजुक सी कमर को इस तरह से अपनी कैद में लिया था जैसे वो उसे छोड़ना ही न चाहता हो।
अदिति ने बड़ी मुश्किल से आदित्य का हाथ अपनी कमर से हटाया और जैसे ही उठने की कोशिश की तभी उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। उसकी पूरी बॉडी इतना पेन कर रही थी जैसे किसी ने उस पर रोलर कोस्टर चला दिया हो। इस बात को महसूस कर अदिति की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। उसने अपना एक हाथ अपनी टमी पर रखा और दूसरे हाथ से बेडशीट से खुद को कवर किया। उसे आज अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था कि कल रात मजबूरी में ही सही उसने अपने आप को पूरी तरह से खो दिया था, वो भी एक अजनबी के हाथों। अदिति ने अब दोनों हाथों से कसकर बेडशीट को थाम लिया और कसकर अपनी आंखें बंद कर सिसकने लगी। उसने एक बार फिर से आदित्य की तरफ देखा जो इस वक्त सुकून से सोया हुआ था। आदित्य का चेहरा जो कल रात पूरी तरह से लाल था अब जैसे नॉर्मल नजर आ रहा था। अदिति ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बेड से नीचे उतर गई। उसने फर्श पर ही पड़े हुए अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद अदिति चेंज करके बाहर आई। हालांकि उसने अपना फेस वॉश कर लिया था लेकिन उसकी रोने से लाल हो चुकी आंखें जो हल्की सूजी हुई भी नजर आ रही थी, उसमें दुनिया भर का दर्द समाया हुआ था। उसने दर्द भरी नजर से आदित्य की तरफ देखा और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। अदिति बेसुध सी हालत में वहां से आगे बढ़ी जा रही थी। तभी मैनेजर ने उसे आवाज देकर रोका। अदिति रुको। इस आवाज को सुनकर अदिति के बढ़ते कदम रुक गए पर उसने पलटकर मैनेजर की तरफ नहीं देखा। मैनेजर जल्दी से अदिति के सामने आया। फिर अदिति ऊपर से नीचे तक देखते हुए वो समझ गया कि इस नाजुक सी लड़की ने कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। अदिति के गले पर और बाहों पर भी बाइट के निशान थे जो छुपाए नहीं छिप रहे थे। वहीं अदिति की आंखें पूरी तरह से खाली नजर आ रही थी। थे तो सिर्फ आंसू। लेकिन इससे आगे मैनेजर कुछ कहता। अदिति ने कहा, आपने पैसे वक्त से पहुंचा दिए थे ना? मैनेजर ने जल्दी से कहा, हाँ अदिति, मैंने तुम्हारे जाने के आधे घंटे बाद ही पैसे पहुंचा दिए थे और तुम्हारे हस्बैंड की सर्जरी भी हो चुकी है। अदिति ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आप एक एहसान करेंगे मुझ पर? मैनेजर ने पूछा। हाँ बोलो। अदिति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कभी भी इस अजनबी को मेरे बारे में पता मत चलने देना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ रहती हूँ, प्लीज। मैनेजर ने अदिति की हालत समझ रहा था इसलिए उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगा। कल रात जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र भी मैं किसी से नहीं करूंगा। मैनेजर की बात सुनकर अदिति ने अपने कदम वापस आगे बढ़ा दिए। मैनेजर ने अफसोस भरी नजरों से उसे जाते देख कहा, कल रात की वजह से इस मासूम लड़की को कई तरह की मुसीबतें उठानी पड़ेगी। वैसे भी इसे भी नहीं पता है कि कल की रात इसने जिसके साथ बिताई है वो कोई मामूली शख्स नहीं, बहुत ही पावरफुल फैमिली को बिलोंग करता है। फ्लैशबैक एंड। अदिति इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वहीं फर्श पर ही सो गई। उसका मासूम सा चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था जिस पर सिर्फ दर्द नजर आ रहा था। उस बेचारी ने कैसे कैसे करके एक एक पाई जोड़कर उन पैसों को जमा किया था, वो भी सिर्फ अपने बच्चे के लिए, ताकि डिलीवरी के वक्त और उसके पास पैसे की किसी तरह की कमी ना हो। लेकिन आज उसकी वो जमा पूंजी भी चोरी हो गई थी। रजावत पैलेस। सुबह से ही रजावत पैलेस में जैसे एक अलग ही रौनक नजर आ रही थी। आखिर इस घर के बड़े बेटे का रोका जो होने वाला था। सुगंधा जी माही को तैयार कर रही थी, निया भी उनकी हेल्प कर रही थी। माही ड्रेसिंग के आगे ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे बिठाया हुआ हो। वो मिरर में ऐसे देख रही थी जैसे उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा हो कि आखिरकार वो रणवीर की बातों में आ कैसे गई। सुगंधा जी ने माही को खड़ा किया और ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो माही, और ये साड़ी तो ऐसी लग रही है जैसे तुम्हारे लिए ही बनी हो। सुगंधा जी ने अपनी आंखों का काजल लेकर हल्का सा माही के कान के पीछे लगाया और कहा, तुम्हें किसी की नजर न लगे। तो निया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे थोड़ा सा स्माइल तो कर दे, ऐसे क्यों बैठी हुई है जैसे किसी ने तेरा खजाना लूट लिया हो। माही ने निया को घूर कर देखा जैसे कह रही हो, अपना मुंह बंद कर ले वरना। माही की आंखों से ही निया समझ गई कि उसका चुप रहना ही बेहतर है। तभी उसने बात बदलते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम, अभी कितनी देर में हमें नीचे जाना होगा? सुगंधा जी ने कहा, अरे अभी चलना है, तुमने देखा नहीं माँ जी ने अभी अभी मेड को भेजा था। चलो मैं चलती हूँ, जरा तुम 10 मिनट में माही को लेकर नीचे आ जाओ। ठीक है। निया ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो सुगंधा जी वहां से चली गई। फिर माही ने निया की बाह पर हल्का सा पिंच करते हुए कहा, तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलती है, बड़ी हंसी आ रही है तेरे को। तभी निया ने अपनी रब करते हुए कहा, क्या यार, अब तो थोड़ी रिस्पेक्ट कर ले, आखिर तेरी इकलौती ननद ही हूँ मैं। माही ने अपने हाथ का पंच दिखाते हुए कहा, निया, मैंने कहा अपना मुंह बंद कर ले। और क्या कहा? मेरी ननंद, इतना पिटूंगी ना तुझे, तेरी सारी रिस्पेक्ट निकल जाएगी। एक तरफ तेरे भाई ने मेरी जान खा रखी है और यहाँ तू। निया ने हंसते हुए कहा, अरे बस भी कर यार, आज तेरा रोका है। लड़कियों को इस वक्त थोड़ा शर्माना चाहिए, याद नहीं दादी हमें कितना ज्ञान देती रहती है। तो माही ने कहा, निया, ये सारी बातें जब किसी शरीफ लड़की के साथ शादी हो तब समझ आती है, जब किसी शैतान के साथ शादी हो तब कैसा बिहेव करना चाहिए ऐसा तो दादी ने कोई ज्ञान नहीं दिया।
नेहा ने अपना सिर नमे हिलाया और कहा, चल अब नीचे चले। याद है ना मॉम ने क्या कहा था? कहकर नेहा ने माही का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले गई। नीचे हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। रणवीर ने एक व्हाइट शर्ट के साथ ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई थी। व्हाइट शर्ट की ऊपर के बटन ओपन थे, जिस वजह से रणवीर का मस्कुलर सीना नजर आ रहा था। उसके बाल जेल से पूरी तरह से सेट थे। वैसे तो वो ब्लैक कपड़े ही पहनना पसंद करता था, पर आज के लिए दादी ने उसे स्पेशली कहा था कि कोई भी काले रंग का कपड़ा नहीं पहनेगा, क्योंकि दादी इन सब बातों को बहुत मानती थी। रणवीर सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा हुआ अपना फोन चला रहा था। उसका लुक हमेशा से ही एटीट्यूड भरा ही रहता था। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, चेहरे पर एक अलग ही तरह का रौब नजर आता था। उसका एटीट्यूड ही रणवीर को काफी ज्यादा हॉट भी बनाता था। वो वैसे तो फोन देख रहा था, पर बीच बीच में उसकी नजरें सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। वहीं आदित्य, जो काफी देर से बैठे हुए रणवीर की हरकत को नोटिस कर रहा था, उसे तो रणवीर की हरकत देखकर हैरानी भी हो रही थी। वो जानता था कि रणवीर अक्सर ही लड़कियों को ज्यादा भाव नहीं देता है। ये उन लोगों में से है जो न खुद मिंगल होगा और न ही अपने दोस्तों को होने देगा। वो भी उसके बगल में सोफे पर ही बैठा हुआ था। उसने हल्का सा रणवीर की तरफ झुकते हुए कहा, तेरे ऐसे बार बार सीढ़ियों की तरफ देखने से वो जल्दी नीचे नहीं आएगी। वैसे कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहे हो। बेचैन? और मैं, तुम जानते हो ना, मैं किसी के लिए बेचैन नहीं होता हूँ। रणवीर ने उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा। तो आदित्य ने हल्का सा हंसते हुए कहा, वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कि तुम बड़े ही बेताब हो। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम माही के लिए बेताब होगे। वैसे हो बड़े छुपे रुस्तम, मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि तुम माही को पसंद करते हो। तो रणवीर ने कहा, तुमसे किसने कहा मैं उसे पसंद करता हूँ? वो तो अभी वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजरें एकदम से सीढ़ियों पर जाकर जम गई, क्योंकि सीढ़ियों पर ही माही निया के साथ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वो अपने एक हाथ से साड़ी का पल्लू पकड़े हुए थी। आज माही ने पहली बार साड़ी पहनी थी। उस लाइट बेबी पिंक कलर की साड़ी में माही किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह लग रही थी, और उस पर माही का खूबसूरत फिगर जो साड़ी में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आज साड़ी पहनने पर माही थोड़ी मैच्योर भी नजर आ रही थी। चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप किया हुआ और अपने खूबसूरत बालों का खुला छोड़ा हुआ था। कुल मिलाकर माही ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतरकर नीचे आ रही हो। बस एक चीज की कमी थी, वो थी माही के फेस की स्माइल। और वो स्माइल न होने का कारण रणवीर अच्छे से जानता था, पर माही को देखकर रणवीर जैसे कुछ पल के लिए उसमें खो सा ही गया, और उसके मुंह से धीरे से निकला, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? शी इज सो अडोरेबल। वहीं आदित्य ने जब रणवीर को एक तरफ ऐसी खोई हुई नजरों से देखते हुए देखा, तो उसकी भी नजर सीढ़ियों पर गई। कुछ पल के लिए तो आदित्य भी माही को देखता ही रह गया, क्योंकि आदित्य को माही हमेशा से ही एक शरारती बच्ची की तरह नजर आती थी। पर आज इस लुक में माही बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, जैसे कोई परी जन्नत से उतरकर आ रही हो। माही वाकई में बहुत खूबसूरत थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकती थी। कुछ ही देर में माही और नेहा दोनों ही नीचे आ गए। सुगंधा जी और दादी ने जब माही को देखा तो दादी ने कहा, सुगंधा जाओ माही को इधर ले आओ। तो कैसे रहने वाला है माही और रणवीर का ये नया सफर, जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुगंधा जी सोफे से खड़ी हुई और माही के पास गई, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो माही, रोके का मुहूर्त बीत रहा है। सुगंधा जी और निया दोनों ने ही माही को लाकर सोफे पर बैठा दिया। वहीं आदित्य ने धीरे से रणवीर से कहा, अब उसे ऐसे घूरना बंद कर, नजर लगाने का इरादा है क्या? रणवीर, जो अभी भी माही को ही देख रहा था, उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, नजर तो उसे मेरी कब की लग गई है, बस अब उसे किसी और की नजर नहीं लगने दूंगा। फिर मन ही मन कहा कि शी इज रियली अमेजिंग। कहते हुए रणवीर के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आई। तभी दादी ने कहा, रणवीर वहां क्या बैठे हो, इधर आओ, माही के पास बैठो। माही, जो चुपचाप सर झुकाए बैठी हुई थी, मन ही मन बोली, इन्हें यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत है दादी, बैठे रहने तो दूर, ये वही ठीक है। पर माही बेचारी ये सब बातें सिर्फ मन में ही बोल सकती थी, क्योंकि अभी तो वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। रणवीर ने अपना फोन पॉकेट में रखा और अपने कदम माही की तरफ बढ़ाए और माही के बिल्कुल ही करीब सटकर बैठ गया। रणवीर के ऐसे पास बैठने से माही थोड़ा सा दूर खिसक गई। रणवीर ने जब ये महसूस किया तो एक नजर घूर कर माही की तरफ देखा और वापस उसके पास खिसक कर बैठ गया। रणवीर ने ऐसा किया तो माही फिर से पीछे खिसकने ही वाली थी कि तभी रणवीर ने कसकर माही के हाथ को पकड़ लिया और धीरे से कहा, अब यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, चुपचाप बैठी रहो। रणवीर ने नॉर्मल ही अपना हाथ माही के हाथ पर रखा था, जिसे कोई और देखे तो लगे कि शायद उसने सोफे पर हाथ रखा है, लेकिन ये उन सब की गलत फहमी थी। रणवीर ने जानबूझकर अपना हाथ माही के हाथ पर टिकाया हुआ था ताकि माही उससे दूर होने की कोशिश ना करे।
वहीं रणवीर की धमकी सुनकर माही ने अपनी भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, चुपचाप मेरे हाथ से अपना हाथ हटाइए वरना। माही की धमकी सुनकर रणवीर ने कहा, वरना क्या? हाँ। माही ने कहा, मैं। इससे आगे माही कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो रणवीर को क्या धमकी दे। रणवीर ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, तुम बस मैं के आगे कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए मुंह को बंद करके रखो। तभी दादी और सुगंधा जी दोनों ही माही के पास आई और दोनों ने माही को एक लाल रंग की चुनरी उड़ाई। माही, जो रणवीर से कुछ कहने वाली थी, वो अचानक ही चुप हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी और रणवीर की फाइट दादी और सुगंधा जी दोनों देखें। रणवीर भी नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उसके बगल में बैठा हुआ था। दादी ने माही की बलाएं लेते हुए कहा, मेरी बहू कितनी प्यारी है। माही, मेरी बच्ची, तुम सच में पहाड़ों की राजकुमारी हो। अक्सर ही दादी प्यार से माही को पहाड़ों की राजकुमारी ही कहा करती थी। दादी की बात सुनकर अनजाने में ही माही के होठों पर स्माइल आ गई क्योंकि जब भी दादी उसे ऐसा कहती थी, माही उनकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। वो कुछ पल के लिए तो भूल ही गई कि वो रणवीर के पास बैठी हुई है। दादी ने फिर माही की गोद में काफी सारा शगुन का सामान रखा और रोके की सारी रस्म पूरी की। आज दादाजी भी बहुत खुश थे। आखिर उनका और उनके दोस्त का बरसों पुराना सपना आज पूरा हो रहा था। सारी रस्म होने के बाद अभिराज जी जो वहीं बैठे थे, उन्होंने माही से कहा, माही, अब तुम इस घर की बहू हो और मैं तुम्हारा ससुर, तो तुम्हें मेरी पूरी सेवा करनी होगी। माही ने कहा, अंकल पर मैं तो आपके कई सारे काम करती हूँ ना, आपको अच्छी और मसालेदार चाय भी तो बनाकर पिलाती हूँ, फिर और कौन सी सेवा करनी होती है। चलो, अगली बार मैं आपको आंटी की डांट से भी बचा लूंगी। अब ठीक है ना? माही ने यह बात कुछ ऐसे लहजे में कही थी कि अभिराज और सुगंधा दोनों को हंसी आ गई। सुगंधा ने भी माही को छेड़ते हुए कहा, माही, मैं तुम्हारी सास हूँ तो तुम अपने ससुर जी का नहीं, अपनी सास का साथ देना, समझी? सुगंधा ने यह बात थोड़े रोबीली तरीके से कही थी तो माही ने कहा, नहीं, आप तो मेरी आंटी है, आप मेरी सास थोड़ी है। सुगंधा ने कहा, माही, आज से तुम मुझे चाची कहोगी क्योंकि मैं रणवीर की भी चाची हूं ना, और चाची सुनना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ना कि आंटी। और अभिराज ने भी कहा, और मुझे चाचू। ठीक है। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। उन सब की बातें सुनकर माही को शर्म भी आ रही थी, इसलिए उसने शर्माकर अपना सिर नीचे झुका लिया। माही ऐसे शर्माते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। वही नेहा जो थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई थी, उसने मन ही मन कहा है, इसे शर्माना भी आता है। यह टैलेंट इसने कब सीखा, मुझे तो पता ही नहीं चला। वहीं रणवीर ने तिरछी नजरों से जब माही को ऐसे शर्माते हुए देखा तो उसने माही के हाथ को हल्का सा प्रेस किया, जिससे माही ने नजर उठाकर रणवीर की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, अब क्या है? तो रणवीर ने धीरे से कहा, आधे घंटे में मुझे टेरेस पर आकर मिलो। माही ने धीरे से मगर थोड़ा गुस्से से कहा, मैं नहीं आ रही टेरेस पर, आप टेरेस पर बुलाकर गंदी गंदी बातें करते हैं। रणवीर ने कहा, चुपचाप टेरेस पर आकर मिलो वरना वो गंदी बातें तुम्हारे रूम में आकर करूंगा, समझी? कहकर रणवीर खड़ा हुआ और दादी से कहा, दादी, यहाँ का सारा काम हो गया है तो मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। दादी ने कहा, ठीक है रणवीर, लंच पर वक्त से पहुंच जाना। रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। आदित्य भी खड़ा हुआ और वो भी रणवीर के पीछे पीछे चला गया। वहीं दादी ने नेहा से कहा, नेहा, माही को अपने रूम में ले जाओ बेटा। नेहा ने माही से कहा, चलो भाभी, तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूं। नेहा का यह कहना था कि माही ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, जैसे कह रही हो, तुम चलो रूम में, फिर तुम्हारी ननदगिरी ऐसे निकलूंगी, फिर मुझे कभी भाभी नहीं बोलोगी। वही टेरेस पर रणवीर और आदित्य दोनों ही खड़े हुए कुछ बात कर रहे थे। रणवीर ने अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले हुए थे और वो रेलिंग के पास खड़ा हुआ सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। आदित्य वही रेलिंग से टिककर खड़ा हुआ था। उसने रणवीर से पूछा, माही से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गए? रणवीर ने तिरछी नजरों से आदित्य की तरफ देखा और पूछा, मतलब? तो आदित्य ने सीधे खड़े होते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ? तुमने दादाजी की वजह से शादी के लिए हाँ नहीं कहा था और माही से शादी करने की वजह शायद कुछ दूसरी है। मुझे तो लगता था तुम माही को पसंद नहीं करते हो और तुम खुद ही शादी से इनकार कर दोगे, लेकिन तुम तो इतनी आसानी से मान गए। रणवीर ने एक बार फिर सामने की तरफ देखते हुए एक एवल स्माइल के साथ कहा, कुछ चीजें हमेशा से ही तुम्हारी होती है, उन्हें पसंद या नापसंद करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। और जहां तक सवाल रहा माही का, वो तो मेरी तब से हो गई थी जब इस दुनिया में आई थी और जब पहली बार मैंने उसे देखा था। आदित्य ने कहा, पर रणवीर, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, क्या 6 साल का बच्चा भी किसी से ऐसे ऑब्सेस्ड हो सकता है? रणवीर ने कहा, हाँ हो सकता है, और माही के लिए मेरा ऑब्सेशन तभी से था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। बस तब से ही सोच लिया था कि वो सिर्फ मेरी होगी। हाँ, उस वक्त नहीं समझता था कि ऑब्सेस्ड होना क्या होता है, लेकिन फीलिंग तो यही थी कि यह सिर्फ मेरी है। कहते हुए रणवीर के जहन में वो वक्त नजर आने लगा जब वो पहली बार माही से मिला था। फ्लैशबैक। उस वक्त रणवीर अपने दादाजी के साथ देहरादून गया था। माही का जन्म देहरादून में ही हुआ था।
उसके कुछ सालों बाद ही उसके दादाजी और उसका परिवार कुमाऊं में जाकर बस गया था। रणवीर की उम्र सिर्फ 6 साल की थी और वो जिद करके दादाजी के साथ गया था। अधिराज जी की गाड़ी माही के घर के बाहर आकर रुकी। माधव ने जल्दी से बाहर आकर अधिराज जी की साइड का डोर ओपन किया और कहा, मालिक बाहर आइए। अधिराज जी गाड़ी से बाहर आए। फिर उन्होंने पलटकर रणवीर की तरफ देखा और कहा, रणवीर बाहर आओ बेटा। रणवीर ने अपने दादाजी की तरफ देखा। रणवीर के हाथ में एक बुक थी जो उसकी फेवरेट स्टोरी बुक थी। रणवीर उस स्टोरी बुक को ही पढ़ रहा था। उसने बुक को बंद करके साइड में रखा और गाड़ी से बाहर आ गया। रणवीर ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दादू क्या वो प्रिंसेस यहाँ रहती है? तो अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा वह यही रहती है। उस वक्त रणवीर बहुत ही प्यारा बच्चा था और काफी ज्यादा शरारती भी। दादाजी की बात सुनकर रणवीर की आंखों में चमक आ गई और वो एक्साइटमेंट के साथ बोला, फिर मुझे जल्दी से उसके पास लेकर चलिए ना, मुझे देखना है प्रिंसेस कैसी होती है। अधिराज जी ने हंसते हुए रणवीर के बालों में हाथ फेरा और कहा, थोड़ा सब्र करो रणवीर, तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? अब ये तो रणवीर को भी नहीं पता था कि वो उस छोटी सी प्रिंसेस को देखने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। रणवीर अपने दादाजी का हाथ पकड़े हुए उस घर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद माही के दादाजी और रणवीर के दादाजी दोनों ही सोफे पर बैठे हुए बात कर रहे थे। वही माही के पिताजी राजेंद्र जी रणवीर के पास बैठे हुए उससे कुछ बातें कर रहे थे। रणवीर स्कूल जाते हो बेटा? तो रणवीर ने कहा, हाँ अंकल मैं स्कूल जाता हूँ और वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। दरअसल रणवीर बातें करते हुए आसपास किसी को ढूंढ रहा था। तो राजेंद्र जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? रणवीर ने कहा, अंकल यहाँ पर प्रिंसेस भी रहती है ना? तभी माही की माँ अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए बाहर आई और हंसते हुए बोली, हाँ बेटा एक छोटी सी प्रिंसेस यहाँ रहती है, क्या तुम्हें उससे मिलना है? रणवीर ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया तो माही की माँ जिनका नाम मालती था वो मुस्कुराते हुए एक तरफ इशारा कर बोली, वो उस रूम में है और झूले में सो रही है, जाओ उसे जाकर देख लो। रणवीर जल्दी से सोफे से खड़ा हुआ और कहा, तो पहले बताना था आंटी, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। रणवीर ने ये बात ऐसे कही थी कि वहां मौजूद सभी लोगों को हंसी आ गई। मालती ने कहा, बेटा पर उसे उठाने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी तुम काफी छोटे हो ना। रणवीर ने कहा, आंटी अब मैं बिग बॉय बन गया हूँ, छोटा नहीं हूँ, पर मैं उसे नहीं उठाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। कहकर रणवीर जल्दी से उस रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने धीरे से रूम का डोर ओपन किया और अंदर चला गया। जैसे ही उसकी नजर बेड के पास ही रखे पालने पर गई, उसके फेस पर एक बड़ी स्माइल आ गई। वो जल्दी उस पालने की तरफ बढ़ा। वो उस पालने के पास जाकर खड़ा हो गया। रणवीर ने देखा कि उस पालने में सोई हुई छोटी सी परी नींद में नहीं थी, बल्कि वो तो जागकर खेल रही थी। अपने छोटे छोटे हाथ पैर हिलाते हुए वो बड़ी ही क्यूट लग रही थी। उस छोटी सी परी को देखकर रणवीर तो बस उसे देखता ही रह गया। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़े हुए उस छोटी सी परी को देख रहा था। वहीं वो छोटी सी परी भी रणवीर को देखकर हंसे जा रही थी। उसकी किलकारी पूरे रूम में गूंज रही थी। रणवीर ने उस छोटी सी परी के छोटू से हाथ को पकड़ा और कहा, हे तुम मुझे देखकर खुश हो रही हो ना? पता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। तभी छोटी सी माही ने एक किलकारी भरी, जिसे सुनकर रणवीर के फेस की स्माइल और बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों में चमक लिए कहा, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें तो मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, तुम चलोगी ना मेरे साथ? तो छोटी सी माही ने भी जैसे अपनी किलकारी भरते हुए रणवीर की हाँ में हाँ मिलाई। रणवीर ने भी यही समझा कि छोटी सी परी उसके साथ जाने की बात पर काफी खुश हो रही है। रणवीर ने प्यार से उसके छोटे से हाथ को चूमते हुए कहा, ठीक है, तो आज से तुम मेरी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम मेरे साथ ही रहना, फिर मैं तुम्हें किसी और से बात भी नहीं करने दूंगा। अब छोटी सी क्यूट सी परी को भला रणवीर की बातें कहाँ समझ आती, और रणवीर भी उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे माही उसकी बातें समझ रही हो। रणवीर को माही इतनी क्यूट लग रही थी कि उसका मन हुआ कि वो उसे उठा ले। उसने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी गोदी में लूं? माही और भी जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगी, जैसे कह रही हो कि हाँ मुझे तुम्हारी गोद में आना है। रणवीर ने धीरे से माही को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर बेड पर ही बैठ गया। माही ने भी अपने छोटे से हाथों से रणवीर की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने उसके क्यूट से गुलाबी गालों को हल्का सा पिंच करते हुए कहा, तुम बहुत सॉफ्ट हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हारे छोटे छोटे गालों को खा जाऊं, क्या मैं तुम्हारे चिक्स पर बाइट करूं? अब माही को भला कहाँ उसकी बातें समझ आ रही थी। वो तो अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए रणवीर को देख रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। हंसने की वजह से माही के गुलाबी गाल और भी ज्यादा फूले नजर आ रहे थे। रणवीर ने झुककर माही की एक गाल पर किस किया और फिर कहा, ये बात याद रखना कि तुम मेरी हो, ठीक है? जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें लेने आऊंगा और ये हम दोनों का सीक्रेट है, भूलना मत, वरना मैं तुम्हारे छोटे छोटे क्यूट से गालों को बाइट कर लूंगा और तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। क्या माही को कभी भी रणवीर के इस जुनून के बारे में पता चलेगा
क्या वाकई में रणवीर माही से प्यार करता है या माही सिर्फ उसका जुनून और उसे हासिल करने की जिद है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। रणवीर की बात पर माही ने जोर से किलकारी भरी, जिस वजह से रणवीर को हंसी आ गई। वो काफी देर तक माही के साथ खेलता रहा और उससे बातें भी करता रहा। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वो छोटी सी प्रिंसेस को छोड़कर जाए। माही अभी भी रणवीर की गोद में ही थी और रणवीर का माही को अब अपनी गोद से उतारने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी मालती जी ने अंदर आते हुए, रणवीर बेटा तुम कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। रणवीर ने पलटकर माही की माँ की तरफ देखा और कहा, हाँ आंटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर रणवीर ने माही से कहा, ठीक है प्रिंसेस, अब तुम चुपचाप सो जाओ, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, मुझे भूख लगी है ना। इतना कहकर रणवीर ने माही को जैसे ही बेड पर लिटाया तो माही जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर मालती जी ने हैरानी से कहा, कमाल है रणवीर, माही की अभी से तुम्हारे साथ गहरी दोस्ती हो गई। वहीं रणवीर ने माही को हल्का सा डांटते हुए कहा, चुप प्रिंसेस, ऐसे रोते नहीं है। पर माही अभी भी अपने हाथ हिलाते हुए जैसे रणवीर को देखकर रो रही थी, जैसे उसे कह रही हो कि उसे वापस गोद में लो। रणवीर भी माही के इशारे को समझ गया और उसने वापस माही को उठा लिया। रणवीर की गोद में आकर माही वापस चुप हो गई तो मालती ने हंसते हुए कहा, अब तो ये तुम्हारी पक्की वाली दोस्त हो गई है। जिस पर रणवीर ने कहा, इसीलिए तो मैंने इसे कहा है कि इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरी है ना क्यूट प्रिंसेस। अब रणवीर उसे तब तक अपनी गोद में लिए बैठा रहा जब तक कि वो छोटी सी प्रिंसेस रणवीर की गोद में सो नहीं गई। वहीं मालती ने रूम में ही खाना लाकर रणवीर को अपने हाथों से खिला दिया था। वो समझ गई थी कि जब तक उसकी बेटी सोएगी नहीं, वो रणवीर को छोड़ेगी नहीं। माही जब सो गई तो मालती ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, चलो अब तो ये सो गई है, मैं इसे पालने में सुला देती हूँ। रणवीर का माही को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे उसकी किसी कीमती चीज से दूर कर रहा हो। कुछ ही देर में रणवीर अपने दादाजी के साथ वापस लौट गया। पूरे रास्ते रणवीर चुप चुप था। उसे अपनी छोटी सी क्यूट प्रिंसेस की बहुत याद आ रही थी। कई बार उसके दादाजी ने पूछा भी, पर रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो मन ही मन यही सोच रहा था कि कब अपनी क्यूट प्रिंसेस को अपने पास लेकर आएगा। फ्लैशबैक एंड। लेकिन तब के रणवीर में और आज के रणवीर में जमीन आसमान का अंतर था। वही अंतर आ गया था रणवीर के ऑब्सेशन में। तब के रणवीर के ऑब्सेशन में था तो सिर्फ प्यार और केयर, और आज के रणवीर का ऑब्सेशन जो जुनून से भरा था, जिसमें सिर्फ जुनून था, जिद थी और एक पागलपन था जिससे माही पूरी तरह से अनजान थी। आदित्य ने जब रणवीर को अपनी सोच में गुम देखा तो पूछा, तुम किस सोच में गुम हो गए? मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। रणवीर अपनी सोच से बाहर आया और उसने आदित्य से कहा, अभी तुम यहाँ से जाओ। आदित्य ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, मेरी होने वाली बीवी अकेले में मुझसे मिलने आ रही है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए? ये सुनकर आदित्य ने चौंकते हुए कहा, क्या माही तुमसे मिलने यहाँ आने वाली है? रणवीर ने अपनी आईब्रो छड़ाते हुए कहा, क्यों नहीं आ सकती क्या? आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रणवीर, मुझे ये तो अच्छे से पता है कि तुम कभी किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देते हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अंदर से कितने बड़े वाले कमीने हो। इसीलिए ये ध्यान रखना कि माही अभी बच्ची है तो उसके साथ कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। रणवीर ने आदित्य के सामने खड़े होते हुए कहा, पर अब वो बच्ची कुछ महीनों में मेरी बीवी बनने वाली है, तो क्या अपनी बीवी के साथ भी ऐसी हरकतें ना करूं? आदित्य ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, तुम उसे थोड़ा वक्त तो दे सकते हो ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि उसकी उम्र है अभी शादी की। बस वो तो पता नहीं क्यों दादाजी को इतनी जल्दी क्यों है। रणवीर ने कहा, उसकी फिक्र तू मत कर। माही के साथ मुझे क्या करना है और क्या नहीं वो मैं देख लूंगा। फिलहाल तो तू यहाँ से जा। आदित्य ने उसे एक बार फिर कुछ कहना चाहा। देखो रणवीर, मेरी बात। रणवीर ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, आदि जाओ यहाँ से। आदित्य समझ गया कि रणवीर नहीं मानेगा, इसलिए वो भी चुपचाप वहां से चला गया। वो अभी टेरेस से नीचे आया ही था कि तभी उसकी नजर सामने से खुद में ही बड़बड़ाते हुए इस तरफ आ रही माही पर गई। इस बार कुछ भी ऐसी हरकत की ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे समझ के क्या रखा हुआ है। अगर वो मॉन्स्टर है तो मैं भी शैतानों की नानी हूँ। माही को ऐसी बातें करते देख आदित्य को पहले तो हंसी आ गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, माही क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? माही जो आदित्य के सामने आने से रुक गई थी, उसने अपना सिर उठाकर आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए दोबारा पूछा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके भाई की वजह से। आपको नहीं पता वो मुझे कितना परेशान करते हैं। आदित्य ने कहा, क्या वो तुम्हें वाकई में परेशान करता है माही? माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो आदित्य ने कहा, पर अब तो तुम्हारी शादी उससे होने वाली है ना,
और तुमने खुद ही तो रणवीर से शादी के लिए हाँ कहा था। तो माही ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कोई हाँ नहीं कहा था, वो तो उन्होंने मुझे बुद्धू बनाया। मुझे कहा था कि वो शादी से मना कर देंगे, इसीलिए मैं हाँ कर दूं, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। कहते हुए माही रोने सी शक्ल बनाकर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने मन ही मन कहा, खेल गया रणवीर, इस मासूम बच्ची को भी अपनी बातों में फंसा लिया। उसने फिर माही से कहा, देखो तुम परेशान मत हो, वो ज्यादा तुम्हें परेशान करे तो हम सब है ना, तुम हमसे आकर शिकायत करना, ठीक है, और उसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माही ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, अरे डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, अभी उन्होंने मेरा खतरनाक वाला रूप नहीं देखा है। अगर मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं सामने वाले की बैंड बजा देती हूँ। माही ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि आदित्य को उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर ही हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है खतरनाक प्रिंसेस, जाओ, रणवीर तुम्हारा ही वेट कर रहा है, मुझे कुछ काम है तो अभी मुझे जाना होगा। कहकर आदित्य आगे बढ़ गया। माही ने आदित्य को जाते हुए देखा और वापस सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, अगर इन्होंने मेरे साथ कोई भी उलटी सीधी हरकत की ना तो फिर आज या ये नहीं या फिर मैं नहीं। कहकर माही दंदनाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। वहीं रणवीर अभी भी रेलिंग के पास खड़े हुए सामने की तरफ ही देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए हुए थे और वो हल्का सा आगे की तरफ झुका हुआ था। छत पर काफी ठंडी हवा चल रही थी, इस वजह से रणवीर के जेल से सेट किए हुए बाल अब हवा में बिखरे हुए उसकी फॉरहेड को कवर कर रहे थे और इस लुक में भी रणवीर बहुत ही ज्यादा चार्मिंग नजर आ रहा था। तभी उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आई और उसने कहा, आ गई तुम। वही माही जो अभी वहां पहुंची ही थी कि उसकी हैरानी की सीमा न रही कि रणवीर को कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ गई हूँ। रणवीर ने पलटकर माही की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी मौजूदगी को मैं बंद आंखों से भी फील कर सकता हूँ। माही रणवीर से थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। उसने रणवीर से कहा, अब बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। रणवीर ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले मेरे पास आओ, फिर बताऊंगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। माही ने कदम पीछे लिए और अपने हाथ दिखाकर रणवीर को रोकते हुए कहा, जो बात करनी है दूर से करना, मेरे पास मत आना। फिर भी रणवीर ने अपने बढ़ते कदम बिल्कुल नहीं रोके। वो अभी भी माही की तरफ ही बढ़ा रहा था। उसने कहा, तुमसे दूर रहने के लिए तुम्हें अपनी बीवी थोड़ी ना बना रहा हूँ। माही ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे अपनी बीवी नहीं बना रहे हो, वो तो दादाजी ने कहा था तो मैं तुमसे शादी के लिए राजी हुई हूँ, वरना मुझे मनाना अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं है। माही ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा। रणवीर ने झटके से माही की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए कहा, अच्छा तुम्हें लगता है तुम्हें मनाना मेरे बस की बात नहीं थी। दरअसल माही ने अभी भी साड़ी ही पहनी हुई थी और रणवीर का हाथ माही की न्यूड कमर को थामे हुए था। रणवीर ने तो ऐसे ही माही को कमर से पकड़कर अपने करीब किया था, पर माही ने जब रणवीर का टच अपनी कमर पर महसूस किया तो उसकी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई और उसके शब्द जो भी कुछ बोलने वाली थी वो उसके मुंह के अंदर ही दब कर रह गए। वो अपनी आंखें बड़ी किए और पलकों को टिमटिमाते हुए रणवीर को देख रही थी। शर्म से उसका चेहरा बिल्कुल लाल होने लगा। माही की हालत देखकर रणवीर धीरे से मुस्कुराया और माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, क्या हुआ, अभी तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, अब कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड, और नीचे धमकी किसे दे रही थी। माही बड़ी मुश्किल से बोली, मैं धमकी किसे दूंगी, नहीं मैं किसी को धमकी नहीं देती, मैं तो मासूम बच्ची हूँ ना, मैं तो धमकी देना जानती भी नहीं हूँ। माही रणवीर से दूर खड़ी होकर जितनी हिम्मत दिखा रही थी, अब वही रणवीर के करीब आने से उसकी हिम्मत जैसे कहीं उड़न छू हो गई थी। रणवीर के इतना करीब आकर उसकी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। माही को इतना डरते देखकर रणवीर को बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि माही इस तरह से बहुत ही ज्यादा क्यूट एक्सप्रेशन बना रही थी। पर रणवीर जानबूझकर अपना चेहरा सख्त बनाए हुए था। वो जानबूझकर माही के और भी करीब गया और उसके गुलाबी गालों पर अपने होंठ फेरते हुए बोला, क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें टच न करूं वरना। पर इस वरना के आगे क्या माही, बोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, बताओ ना क्या करोगी तुम। रणवीर जानबूझकर माही को और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। वहीं माही अपने होश में आई और रणवीर को दूर करने लगी। तो तुम मुझसे दूर होकर बात करो ना, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझसे ऐसी गंदी बातें मत किया करो, दूर हो जाओ। रणवीर माही के इस एफर्ट को देखकर हंस दिया। उसने अब अपने होंठ माही के ईयरलॉब पर ले जाकर उसे हल्के से किस किया और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, तुमसे दूर रहने के लिए शादी थोड़ी ना कर रहा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे होने वाले पति ने तुम्हें अकेले में क्यों बुलाया होगा, क्या सिर्फ बातें करने के लिए, नहीं ना। माही अभी भी रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर कर रही थी। अगर तुम मेरे साथ कुछ भी उलटी सीधी हरकत करोगे ना तो मैं नीचे दादी को बता दूंगी और दादू को भी बता दूंगी। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसे थोड़ा दूर होते हुए कहा, क्या कहा तुमने कि तुम नीचे जाकर दादू और दादी को यह सब बताओगी कि तुम्हारा होने वाला पति तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, दिमाग है या नहीं। माही ने भी उसे जवाब देते हुए कहा, है,
मुझ में बहुत सारा दिमाग है, बल्कि सब लोग तो मेरी इंटेलिजेंस की तो दाद देते हैं कि माही बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। माही अब अपनी तारीफें करने पर उतर आई थी। रणवीर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, और किसने ये कहा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो? माही रणवीर से दूर हुई और एक बार फिर से बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, सब कहते हैं, और कॉलेज में तो सब ये भी बोलते हैं कि माही जैसा इंटेलिजेंट और खूबसूरत कोई नहीं है। अरे अभी कल ही मुझे रोहित ने मैसेज किया था कि माही, मैंने तुम जैसे खूबसूरत और लड़की इंटेलिजेंट लड़की कहीं नहीं देखी, तुम ब्यूटी विद ब्रेन हो। रणवीर का ध्यान अब माही की इंटेलिजेंट वाले शब्द से हटकर उसकी खूबसूरती पर आ गया, और उससे भी ज्यादा ध्यान माही के मुंह से किसी लड़के का नाम सुनकर जैसे उसकी सुई इस रोहित नाम के लड़के पर अटक सी गई। उसने माही को वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कौन है ये रोहित? बोलो। रणवीर के अचानक से खींचने से माही एकदम से चौंक कर अपनी आंखें बड़ी किए रणवीर को देखने लगी। वही रणवीर जिसका चेहरा कुछ देर पहले तक नॉर्मल नजर आ रहा था, अब उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की गहराई थी। उसने धीरे से मगर सर्द आवाज में पूछा, मैंने पूछा, कौन है ये रोहित? माही को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, रोहित मेरे कॉलेज में पढ़ता है और मुझे पसंद करता है। वो तो कई बार मेरे सामने अपने प्यार का इजहार कर बैठा है। अरे यहाँ तक कि कॉलेज के कई लड़के तो मुझे कई बार प्रपोज कर चुके हैं। अब माही बेचारी को नहीं पता था कि रणवीर के सामने किसी और लड़के का जिक्र करके वो सीधा सीधा उन्हें शहीद करवाने की तैयारी कर रही है। वहीं माही के मुंह से और लड़कों के नाम सुनकर रणवीर की पकड़ माही की कमर पर और भी ज्यादा कसती गई, जिस वजह से माही ने कराहते हुए कहा, आह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। रणवीर ने माही को एक कोल्ड लुक देते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारी जबान से किसी और लड़के का नाम नहीं सुनना चाहता मैं, समझी? फिर झटके से माही को छोड़ते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से। माही अपनी कमर पर हाथ रख गुस्से से बोली, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मुझे पता था कि तुम्हारी हरकतें ही गंदी है। रणवीर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, जा रही हो या? अब क्या करने वाला है रणवीर रोहित के साथ? क्या और कैसा रहने वाला है डेविल रणवीर और शरारती माही का साथ? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ठीक नहीं है, अदिति ने सिसकते हुए कहा। आंटी, पर वो सारे पैसे मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे, आपको पता है ना मैंने कितनी मेहनत की थी। आंटी ने उसे संभालते हुए कहा, बेटा मैं सब जानती हूँ, देखो तुम मुझसे पैसे ले लो। तो अदिति ने कहा, नहीं आंटी, मैं आपसे कोई हेल्प नहीं लूंगी। आपने अपनी शॉप पर मुझे काम दिया इसलिए वही काफी है, और मुझे अपना वो घर भी रहने के लिए दिया, वरना मैं कहाँ जाती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था ना। आंटी ने प्यार से अदिति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, और अभी भी इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो। अदिति ने आंसू पोंछते हुए कहा, आंटी अभी तो डिलीवरी को काफी वक्त है, मैं एक काम करती हूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब भी देख लेती हूँ ताकि थोड़ी और इनकम हो जाए। आंटी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या अदिति? इस हालत में पहले ही तुम बहुत काम कर रही हो और पार्ट टाइम जॉब की बात भी कर रही हो, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है कि नहीं? अदिति ने कहा, आंटी काम करने से कोई बीमार थोड़ी ना होता है, और पता है ना प्रेगनेंसी में काम करना अच्छा होता है। आंटी ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अदिति मैं तुमसे बड़ी हूँ और इस बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ, अब तुम कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं लोगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा इनकम की जरूरत है ना, तो मैं तुम्हें एक काम बता सकती हूँ जहाँ तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और इनकम भी अच्छी होगी। अदिति ने आंखों में चमक लिए पूछा, सच्ची आंटी कौन सा काम होगा? आंटी ने कहा, बेटा मेरा एक रिश्तेदार है, उसका रेस्टोरेंट है, उसे रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। मुझे 2 दिन पहले ही उसने बताया कि अगर कोई लड़की आपकी नजर में हो तो वो भेज दो। अदिति ने खुश होते हुए कहा, आंटी मैं रिसेप्शन का काम अच्छे से संभाल सकती हूँ, मैंने पहले भी होटल में ये काम। कहते कहते अदिति रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। फिर उसने दोबारा कहा, आंटी मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ, क्या वो जॉब मुझे दिलवा सकती है? अदिति की बात सुनकर आंटी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पर अदिति एक बात और है जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अदिति ने पूछा, क्या आंटी? दरअसल उस रेस्टोरेंट में बार भी चलता है, और तुम्हें तो पता है ना बार में कई तरह के लोग आते हैं। अदिति ने कहा, तो उससे मुझे क्या लेना देना आंटी? मुझे तो रिसेप्शन पर बैठता है ना, मैं इस काम को कर लूंगी। फिर आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे या फिर मेरे उस रिश्तेदार से कह सकती हो, बाकी मैं उसे सब समझा दूंगी, वहां तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदिति ने कहा, ठीक है आंटी, आप आज ही उनसे बात कर लीजिए, कहीं वो ये जॉब किसी और को न दे दे। आंटी ने कहा, ठीक है मैं आज उनसे बात करती हूँ, बल्कि एक काम करते हैं ना, हम लोग उनसे मिलने के लिए अभी चलते हैं। अदिति ने कहा, पर आंटी शॉप बंद करनी पड़ेगी। आंटी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो चलेगा ना, चलो मेरा थोड़ा सा काम है
उसे निपटा लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। कुछ देर बाद आंटी, जिनका नाम मृदुला था, उन्होंने मैनेजर से कहा, देखो आलोक, अदिति बहुत अच्छी लड़की है और बहुत मेहनती भी, और उसे एक अच्छी जॉब की बहुत जरूरत है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें एक मेहनती लड़की की जरूरत है जो रिसेप्शन संभाल सके। आलोक ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, और आंटी, ये तो प्रेग्नेंट है ना, क्या ये इस काम को संभाल पाएगी? अदिति ने कहा, सर, मैं सारा काम अच्छे से संभाल लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मृदुला जी ने भी अदिति का साथ देते हुए कहा, हाँ आलोक, ये बहुत होशियार है, मेरे शॉप पर भी काफी सारा काम यही संभालती थी और बहुत ज्यादा मेहनती भी है। तुम इसे एक मौका देकर तो देखो, मेरे कहने से ही सही। आलोक ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है आंटी, आप कह रही हैं तो मैं इन्हें मौका देता हूँ। फिर अदिति से कहा, हाँ तो मिस अदिति, आपको कल से ही जॉब पर आना होगा, बाकी का सारा काम आपको मेरी असिस्टेंट स्नेहा बता देगी। क्या वाकई में इस जॉब से अदिति की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, या उसे यहाँ भी करना होगा कई तरह की परेशानियों की सामना? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन, जो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये अदिति है, कल से रिसेप्शन का काम यही संभालेगी, तो तुम इसे सारा काम समझा देना। स्नेहा ने अदिति की तरफ देखा और फिर आलोक से मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे सब समझा दूंगी। मृदुला जी ने अब अदिति से कहा, लो, हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व और मिल गई तुम्हें जॉब, अब तो तुम खुश हो ना? अदिति ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर मृदुला जी ने आलोक से कहा, ठीक है आलोक, अब हम चलते हैं, कल से अदिति वक्त पर रेस्टोरेंट आ जाएगी। आलोक ने हाँ में सिर हिलाया तो अदिति मृदुला जी के साथ केबिन से बाहर आ गई। अदिति ने मृदुला जी का हाथ थामते हुए कहा, थैंक यू आंटी, आप मेरी लाइफ में किसी फरिश्ते से कम नहीं है। आपने उस वक्त मुझे सहारा दिया जब मैं अकेली पड़ गई थी और मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मृदुला जी ने प्यार से अदिति के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, तो इतना करना तो बनता है ना। चलो अब घर चलते हैं, तुम भी काफी थक गई होगी ना। कुछ ही देर में मृदुला जी और अदिति दोनों ही ऑटो पकड़कर घर के लिए निकल गई। रजावत पैलेस। माही दादी के रूम में उनकी गोद में सिर रखे हुए लेटी हुई थी। दादी प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। तभी नेहा भी दादी के रूम में आई और वो भी दूसरी साइड से रखकर लेट गई। माही ने नेहा की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ आकर क्यों लेटी हो? तो नेहा ने कहा, क्यों, मेरी दादी नहीं है क्या? क्या सिर्फ तुम्हारी दादी है? माही ने कहा, हाँ मेरी दादी है। फिर दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी आप सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है ना? दादी ने हंसते हुए कहा, मैं तो सबको प्यार करती हूँ। तो माही ने जिद करते हुए कहा, नहीं, आप पहले ये बोलिए कि मैं सबसे ज्यादा प्यार माही से करती हूँ। नेहा ने दादी से कहा, बोल दीजिए दादी, वरना इस बात पर भी उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगेगी। माही ने तिरछी नजरों से नेहा की तरफ देखा और कहा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। तो नेहा ने बत्ती से दिखाते हुए कहा, क्यों, क्या हर बार ऐसा नहीं होता है? छोटी छोटी बातों में रोने का एक खास टैलेंट मिला हुआ है तुम्हें। तभी दादी ने हंसते हुए कहा, अरे बस भी करो दोनों। हाँ माही, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी माही ने दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दादी फिर आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तभी दादी और नेहा दोनों ने सवालिया नजरों से माही की तरफ देखा तो माही जल्दी से उठकर बैठ गई और आलती पालती मारे दादी का हाथ थामते हुए बोली, दादी पहले बोलिए कि माही मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ। माही की बात सुनकर दादी ने कहा, ठीक है बाबा, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, पर प्रॉमिस करना क्या है ये तो बताऊं। माही ने कहा, दादी आपको पता है ना कि मेरी शादी आपके पोते से हो रही है और आपका पोता एक नंबर का खड़ूस, नकछड़ा, गुस्से वाला और भी न जाने क्या क्या है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे हमेशा परेशान तो करना है। अब आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि जब भी ऐसा होगा आप मेरा ही साथ देंगे, क्योंकि मैं तो बहुत मासूम, बहुत प्यारी सी हूं ना। नेहा ने हैरानी से कहा, तुम भाई की कुछ ज्यादा ही कमियां नहीं निकाल रही हो माही? माही ने चिढ़ते हुए कहा, उनमें कमियों के अलावा है ही क्या? दादी ने कहा, अच्छा बाबा, बस ठीक है माही, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगी। अब तो खुश। माही इस बात पर खुश हो गई और कसकर दादी को गले से लगा लिया। नेहा ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, दादी अब तक ये मेरे डैड से, मेरी मॉम से और यहाँ तक कि दादू से भी प्रॉमिस लेकर आई है। बची थी आप तो आपसे भी ले लिया, मुझसे तो धमका कर ले ही लेती, मतलब पूरे घर को अपनी तरफ कर चुकी है। माही तुम बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही हो मेरे भाई के खिलाफ। माही ने एटीट्यूड से कहा, षड्यंत्र नहीं रच रही हूँ, अपनी सेना तैयार कर रही हूँ। तुम भी जानती हो तुम्हारा भाई पूरा डेविल है। फिर मन ही मन कहा, पर हरकतें उससे भी ज्यादा बुरी। तभी नेहा ने माही को चिढ़ाते हुए कहा, अब मेरा भाई भले गुस्सैल हो या डेविल, जो भी है तुम्हारा है भाभी। नेहा ने जानबूझकर भाभी वर्ड पर ज्यादा जोर दिया। नेहा का भाभी कहना था कि माही ने उसे खा जाने वाली नजरों देखा,
तभी निया जल्दी से बेड से नीचे उतरी और माही को चढ़ाते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो? तुम तो मेरी भाभी हो, तो भाभी तो बोलूंगी ना भाभी। निया जानबूझकर माही को भाभी बोलकर चिढ़ा रही थी। माही जल्दी से बेड से उतरी और उसके पीछे भागते हुए कहा, खबरदार, मुझे भाभी कहा तो। कहकर माही निया को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। निया कभी इधर भाग रही थी तो कभी उधर। वहीं दादी दोनों की हरकत देखकर जोर जोर से हंसने लगी। अरे बस भी करो, गिर जाओगी। माही ने निया के पीछे भागते हुए कहा, दादी बस तो मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक कि इस निया को अच्छे से सुधार न दो। बहुत बोलने लगी है ये। वही निया भी हंसते हुए बोली, भाभी आप मुझे क्या सुधारेंगी? मेरा भाई आपको सुधार देगा। निया, मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। माही ने निया को वार्न करते हुए कहा। निया जल्दी से रूम के बाहर भाग गई। माही भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। निया रुक जाओ, अगर चुपचाप मेरे पास आ जाओगी तो कब मार पड़ेगी, और अगर मैंने पकड़ लिया ना तो मार मार कर तुम्हारा भरता बना दूंगी। निया पीछे पलटी और उसे चिढ़ाते हुए बोली, अरे पकड़ कर तो दिखाओ, भरता तो बाद में बनाना। कहकर निया बाहर की तरफ भागी। माही भी उसके पीछे भागी। उसकी नजर सामने से आ रहे शख्स पर नहीं पड़ी और सीधा जाकर वो उससे टकरा गई। सामने से आ रहा शख्स कोई और नहीं रणवीर था, जो अपना एक हाथ पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ में फोन पकड़े हुए अंदर की तरफ ही आ रहा था। जैसे ही माही उसे टकराई, रणवीर के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। वही माही नीचे गिरने ही वाली थी कि रणवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। माही अपनी आंखें बड़ी किए रणवीर को देख रही थी। वहीं रणवीर माही के हाथ को पकड़े हुए उसे हैरानी से देख रहा था। रणवीर इससे पहले माही से कुछ पूछता, उससे पहले ही माही ने कहा, वो मैं जानबूझकर नहीं टकराई, वो निया ही पागल कहीं कि मुझे चिढ़ा रही थी। रणवीर ने पूछा, चिढ़ा रही थी? तो माही ने अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाया और कहा, हाँ वो मुझे भाभी कह रही थी। रणवीर ने अपनी एक आईब्रो छड़ाते हुए कहा, तू गलत क्या कह रही थी, तुम उसकी भाभी ही तो बनने वाली हो। वहीं निया ने जब दोनों को इस तरह देखा तो खुद से कहा, चल निया, अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, माही से तो भाई ही निपट लेंगे। निया ने अपने हाथ छाड़े और वहां से निकल गई। वहीं माही ने हल्का सा सिर टेढ़ा करके निया की तरफ देखा तो निया को जाते देखकर माही ने मन ही मन कहा, मुझे यहाँ फंसा कर कहाँ भाग रही हो निया। रणवीर ने उसका चेहरा पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, वहां क्या देख रही हो, मुझसे बात करो, उसके भाभी कहने पर तुम चिढ़ क्यों रही हो एल? तो माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो मुझे भाभी कहती है तो। रणवीर ने पूछा, भाभी कहती है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्यों? रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, तो वो तो तुम्हें भाभी बोलेगी ना। माही ने चिढ़ते हुए कहा, जबरदस्ती का रिश्ता है जो तुमने मुझे बुद्धू बनाकर जोड़ा है, समझे ना? छोड़िए मेरा हाथ, मुझे यहाँ से जाना है। पर रणवीर ने माही की कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, और अगर नहीं छोड़ूं तो। माही ने भी फेक स्माइल के साथ कहा, तो मैं पूरे घर वालों को यहाँ बुला लूंगी, सबने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हमेशा मेरा साइड लेंगे, तुम्हारा नहीं, समझे? रणवीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो तुमने अपनी पूरी सेना तैयार की हुई है, एम आई राइट? माही ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर जहाँ बात हम दोनों की आएगी वहाँ कोई भी हमारे बीच में आने की हिम्मत नहीं करेगा। रणवीर ने अपनी बात कुछ इस तरह से कही थी कि माही उसकी आंखों में देखती रह गई। रणवीर ने जब माही को इस तरह से अपनी आंखों में देखते हुए देखा तो उसकी छोटी सी नौज को पिंच करते हुए कहा, जल्दी से ब्लैक कॉफी लेकर मेरे रूम में आओ, और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। माही अपने होश में आई और पलटकर उसने रणवीर से कहा, मैं क्यों लेकर आऊं, किसी मेड से कह दीजिए। रणवीर, जो अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, उसने पलटकर माही की तरफ देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा है ना, तो तुम लेकर आओ। वो भी अगले 5 मिनट में माही ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, इन्हें पिलाती हूँ अभी ब्लैक कॉफी, ऐसी कॉफी बनाकर दूंगी कि कभी ब्लैक कॉफी की डिमांड नहीं करेंगे। माही ब्लैक कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई। माही ब्लैक कॉफी तैयार कर रही थी। जैसे ही कॉफी तैयार हुई, माही उसमें 5 से 6 चम्मच चीनी और कम से कम 2 चम्मच नमक मिक्स करके बोली, ऐसी कॉफी जिंदगी में नहीं पी होगी इन्होंने, अरे एक बार पी लेंगे ना तो कॉफी पीना ही छोड़ देंगे, आए बड़े मुझे ऑर्डर देने वाले। माही ने कॉफी कप ट्रे में रखा और किचन से बाहर आ गई। वहीं निया, जो कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई थी, उसने माही को छेड़ते हुए कहा, अरे वाह माही, होने वाले हस्बैंड की इतनी सेवा की जा रही है, अच्छी बात है, भाई ने आखिरकार तुम्हें लाइन पर ले लिया है। माही ने निया को गुस्से से देखते हुए कहा, एक बार तुम्हारे भाई को निपटा कर आती हूँ, फिर तुम्हें देखती हूँ, बहुत बोलने लगी हो ना तुम, आज तो तुम कहीं नहीं बचोगी। निया ने हंसते हुए कहा, पहले जाकर मेरे भाई की सेवा तो करो, जब वहां से फ्री होगी तब तो तुम मेरा कुछ करोगी ना। माही ने अब उसे इग्नोर किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद माही रणवीर के रूम का डोर ओपन कर अंदर आई। अंदर रणवीर मौजूद नहीं था। माही रणवीर के रूम को देखने लगी
क्योंकि कई सालों बाद वो इस रूम में आ रही थी। वैसे ही माही सिर्फ एक बार ही शुरू में आई थी और उसके कुछ दिन बाद ही रणवीर अब्रॉड चला गया था और उसके बाद माही कभी भी उस रूम में नहीं आई थी। रूम को देखकर माही ने कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, पर अब इसका इंटीरियर पहले से बिल्कुल चेंज है। पहले तो बिल्कुल अलग था ना। खैर, मुझे क्या। माही ने कॉफी कप टेबल पर रखा और जैसे ही वहां से जाने लगी तभी उसकी नजर बेड के पीछे लगी रणवीर की बड़ी सी तस्वीर पड़ गई, जिसमें रणवीर एकदम गजब लग रहा था। उसके चेहरे पर वही रौब, वही एटीट्यूड नजर आ रहा था। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये इंसान रियल लाइफ में भी अकड़ू है और फोटो में भी अकड़ू ही नजर आ रहा है। देखो तो सही, कितना घमंड है चेहरे के ऊपर। तभी माही को अपने कानों के करीब किसी की सरगोशी करने की आवाज आई। मेरी तस्वीर से क्या बात कर रही हो? जो बोलना है सीधा मुझे भी बोल सकती हो। रणवीर की आवाज सुनकर माही की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने झटके से पलटकर रणवीर की तरफ देखा, लेकिन रणवीर उसके काफी करीब खड़ा था, इसीलिए उसका चेहरा रणवीर के बहुत करीब था। रणवीर को अपने इतना करीब देखकर माही 2 कदम पीछे हटी। तभी रणवीर ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, बोलो ना, क्या बोल रही थी? मेरे सामने बोला करो। माही ने जल्दी अपना सिर नामे हिलाया और 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, मैं क्या बोल रही थी? मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं तो आपको यहाँ पर कॉफी देने आई थी ना। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहकर माही जैसे ही वहां से जाने लगी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने सामने किया और कहा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? माही ने हैरानी से कहा, क्यों, आपको और क्या काम है? कॉफी बनाकर ले तो आई हूँ। रणवीर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर आया और सोफे पर लगभग धकेलते हुए बैठा दे दिया और कहा, जब तक मेरी कॉफी खत्म नहीं होती है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। कहकर रणवीर भी उसके बगल में ही बैठ गया। माही ने मन ही मन कहा, अगर ये मेरे सामने ही कॉफी पियेंगे तो पक्का मेरी बैंड बजा देंगे, क्योंकि कॉफी भी तो मैंने अव्वल दर्जे की जो बनाई है। माही कुछ भी बहाना करके यहाँ से निकल ले। वो रणवीर से कुछ कहने वाली थी, तभी रणवीर ने कॉफी का कप उठाया और जैसे ही उसके घूंट भरने ही वाला था, उसने तिरछी नजरों से माही के फेस की तरफ देखा और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर रणवीर को थोड़ा डाउट हुआ। उसने वापस कप को ट्रे में रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम ही ये कॉफी पी लो, अब मेरा मन नहीं है। यह सुनकर माही ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं क्यों पीऊं? मुझे इसे पीने की जरूरत नहीं है और मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। दादी कहती है जो चाय कॉफी पीता है वो काला हो जाता है और मुझे काला नहीं होना। रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, फालतू की बातें बंद करो, इट इज माय ऑर्डर, ये कॉफी तुम पियोगी। अब तो माही को कुछ समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसने गुस्से में कॉफी भी बड़ी लाजवाब बनाई थी कि उसका टेस्ट इमेजिन करते ही माही को उबकाई आने लगी। माही ने फिर से बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, वो मुझे कॉफी से एलर्जी है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है, वरना मेरी जान भी जा सकती है। रणवीर ने कॉफी का मग उठाया और खड़े होकर माही की गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें किस चीज से एलर्जी है और किस चीज से नहीं, मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए मेरे सामने बातें मत बनाओ। तो क्या हालत होने वाली है माही की, जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर ने अपना एक घुटना सोफे पर टिकाया और दूसरे हाथ में पकड़े हुए कप को माही की होंठों से लगा दिया। जहां रणवीर जबरदस्ती उसे कॉफी पिलाया जा रहा था, वहीं माही बार बार अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी, पर रणवीर बिना रुके उसे कॉफी पिलाया जा रहा था। काफी देर होने की वजह से कॉफी थोड़ी ठंडी भी हो गई थी। माही का चेहरा पूरा लाल हो गया था। ये तो वही जानती थी कि वो उस कॉफी को कैसे निकल रही है। कुछ कॉफी तो उसके मुंह से बाहर की तरफ भी बह रही थी। जब पूरा कॉफी का मग खाली हो गया तो रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ और कॉफी का मग वापस टेबल पर रखते हुए कहा, कॉफी का टेस्ट अच्छा था ना? माही जोर जोर से खांसने लगी। तभी उसे उबकाई आई और वो मुंह पर हाथ रख जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। रणवीर ने उसे तिरछी नजर के साथ जाते हुए देखा, फिर सोफे पर लीन होते हुए कहा, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम्हारा चेहरा साफ दिखा देता है, और तुम्हारा चेहरा पढ़ना मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वहीं माही ने वोमिट करके सारी कॉफी बाहर निकाल दी थी। उसने अपना फेस वॉश किया और मिरर में देखते हुए कहा, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने कॉफी के साथ गड़बड़ की है? छी, कितना गंदा टेस्ट था इसका। जिंदगी में अब कभी कॉफी नहीं पीऊंगी। तभी रणवीर ने नॉक करते हुए कहा, बाहर आ रही हो या फिर मैं अंदर आऊं? माही ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, आ रही हूँ। कहकर माही ने टॉवल को साइड में रखा और वॉशरूम से बाहर आ गई। वॉशरूम के साइड वाली दीवार पर ही रणवीर हाथ बांधे दीवार से टेक लगाए उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। माही ने गुस्से से उसे घूरा और पैर पटकते हुए रूम से बाहर जाने लगी। तभी रणवीर ने कहा, आज जो किया वो दोबारा मत करना और आज के बाद मेरे सारे काम तुम करोगी। ये सुनकर माही पीछे पलटी और हैरानी से बोली, क्या? मैं सारे काम करूंगी, वो भी तुम्हारे? कभी नहीं। रणवीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, करना तो होगा। माही ने पीछे जाते हुए कहा,
बीवी बनने वाली हूँ पर बनी नहीं हूँ, अभी वक्त है उसमें, कहकर माँ ही रूम से बाहर निकल गई। काम तो तुम्हें ही मेरे करने होंगे और तुमसे अपना काम कैसे करवाना है मुझे अच्छे से आता है, कहकर रणवीर भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अदिति का घर। अदिति मिरर के सामने खड़ी होकर अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी। आज उसके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। उसने सिर नीचे करके अपनी टमी की तरफ देखा और प्यार से उस पर हाथ फेरते हुए कहा, पता है बेबी, अब मम्मा को नई जॉब मिल गई है। अब मम्मा और भी ज्यादा पैसे कमाएंगी और तुम्हारे लिए सेव करेंगी, पर इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, मम्मा आपके लिए सारे एफर्ट लगाएगी बेबी, आप चिंता मत करना। और देख लेना, जब आप इस दुनिया में आओगे ना तो मम्मा आपके लिए ढेर सारे खिलौने भी खरीदेगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास आपके पापा नहीं है। कहते हुए अदिति की नजर मिरर में गई। पीछे की तरफ दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखकर उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। हे भगवान, इतना टाइम हो गया, मुझे जल्दी से निकलना होगा, कहकर अदिति पीछे मुड़ी और उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अदिति एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई थी। वो रेस्टोरेंट कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि काफी एक्सपेंसिव था और काफी अमीर लोग उस रेस्टोरेंट में आया करते थे और ज्यादातर तो वहां बने बार एरिया की तरफ। कुछ देर पहले ही अदिति का ऑटो उस रेस्टोरेंट के सामने आकर रुका। अदिति जल्दी से ऑटो से बाहर आई और अपने बैग से पैसे निकालकर ऑटो वाले को दिए और अपने कदम रेस्टोरेंट के अंदर बढ़ा दिए। अभी अदिति अंदर आई थी कि तभी उसके सामने से स्नेहा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे अदिति, तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अदिति ने कहा, सॉरी, वो मुझे देर हो गई ना आने में। स्नेहा ने कहा, कोई बात नहीं, पहला दिन था ना, पर आइंदा से ध्यान रखना, हमारे मैनेजर साहब टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। अदिति ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा नाम स्नेहा है। तो अदिति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हेलो स्नेहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। स्नेहा ने कहा, चलो तुम्हें तुम्हारा काम बता देती हूँ, कहकर स्नेहा उसे रिसेप्शन एरिया की तरफ ले गई। स्नेहा ने उसे सारा काम बताया, फिर समझाया, अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, ठीक है? अदिति ने कहा, बिल्कुल। स्नेहा अब वहां से चली गई। अदिति अपनी चेयर पर आकर बैठी और मन ही मन बोली, भगवान जी, प्लीज मुझे इतनी हिम्मत और समझ देना कि मैं अपने नए काम को अच्छे से संभाल सकूं। हालांकि अदिति ने पहले भी एक होटल में काम किया हुआ था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो था। अदिति अभी अपना काम देख ही रही थी कि तभी किसी की भारी आवाज उसके कानों में आई, रूम नंबर 905। अदिति ने अपनी नजर उठाकर सामने की तरफ देखा। सामने खड़े शख्सियत को देखकर अदिति कुछ पल के लिए थोड़ी झिझक गई, क्योंकि सामने खड़े आदमी का ऑरा इतना स्ट्रांग था और देखने से ही लग रहा था कि वो काफी पहुंची ही हस्ती है। फिर वो छोटी सी स्माइल के साथ बोली, जी सर, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। तो सामने खड़े शख्स ने कहा, कॉल नहीं करना है, मुझे उसकी मास्टर की चाहिए। अदिति ने कहा, पर सर, हम ऐसे ही मास्टर की नहीं दे सकते हैं ना, आप क्या उनके रिलेटिव हैं? अदिति के सामने कोई और नहीं, रणवीर खड़ा था। रणवीर ने कहा, नहीं, कुछ नहीं लगता हूं मैं उसका, पर मुझे उस रूम की मास्टर की चाहिए, अब जल्दी दो, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। अदिति ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम आज यहाँ पर नहीं हो? अदिति ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और कहा, जी सर, आज यहाँ मेरा पहला दिन है। तो रणवीर ने कहा, इसीलिए तो इतनी ज्यादा आर्गुमेंट कर रही हो, अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उसी से बात करूंगा। अदिति ने जब देखा कि सामने खड़ा शख्स इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा है तो वो समझ गई कि जरूर ये कोई बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, इसलिए उसने खड़े होते हुए कहा, सर प्लीज आप नाराज मत होइए, मैं आपको मास्टर की देती हूँ। वो पहले ही दिन मैनेजर को नाराज नहीं करना चाहती थी। रणवीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो अदिति ने मास्टर की उठाकर रणवीर के आगे बढ़ा दी। रणवीर ने उस मास्टर की को उठाया और एक नजर अदिति की तरफ देखते हुए कहा, तुम नई हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर आइंदा से याद रखना, रणवीर सिंह राजावत को आर्गुमेंट करने वाले लोग पसंद नहीं है। अदिति ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया तो रणवीर उसे मास्टर की को अपने साथ लिए आगे बढ़ गया। अदिति ने वापस चेयर पर बैठते हुए कहा, लगता है बहुत ही पावरफुल इंसान है ये, इसका ऑरा तो देखो, मुझे तो बात करते हुए ही घबराहट हो रही थी। अदिति अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने की तरफ गई, जिसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या करने वाला है और ये उनके पीछे क्यों जा रहा है? अदिति ने आसपास किसी को ढूंढा पर उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे वो ये बात कह सके, इसीलिए वो अपनी चेयर से खड़ी हुई और रणवीर को आवाज देने लगी, सर, सर प्लीज मेरी बात सुनिए। पर रणवीर उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ गया था। अदिति जल्दी से रणवीर के पीछे पीछे गई। अभी रणवीर लिफ्ट की तरफ बढ़ा ही था कि अदिति ने जल्दी से जाकर रणवीर के कंधे पर हाथ रखा। रणवीर ने पलटकर अदिति की तरफ देखा। अदिति उससे काफी डरी हुई नजर आ रही थी। इससे पहले कि वो अदिति से कुछ कहता, तभी एक फायर वहां हुआ, जिससे अदिति और रणवीर दोनों ने उस तरफ देखा। दरअसल
उस आदमी का निशाना चूक गया था और वो गोली सीधा दीवार में जाकर लगी थी। ये देखकर अदिति एकदम से सहम गई। वहीं रणवीर ने जब सामने खड़े आदमी को देखा तो अपनी कमर से गन निकालकर उस पर अपनी गन पॉइंट कर दी। इससे पहले कि वो आदमी दोबारा फायर करता, रणवीर ने एक ही बुलेट में उसका काम तमाम कर दिया। रणवीर की गन से निकली हुई बुलेट सीधा उस आदमी के माथे पर जाकर लगी, जिससे वो आदमी वहीं ढेर हो गया। अदिति तो उस नजारे को देखकर बुरी तरह से कांपने लगी। दरअसल अदिति ने रणवीर के पीछे एक आदमी को गन लिए जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उसे अलर्ट करने के लिए आई थी और उससे पहले ही उस आदमी ने रणवीर पर फायर कर दिया था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बुलेट दीवार में जा लगी थी, जहां अदिति डर से बुरी तरह से कांप रही थी। वहीं रणवीर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उस आदमी की डेड बॉडी को देख रहा था। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठी होने लगी। रणवीर ने अपनी गन को वापस अपनी ब्लेजर में रखा और जब उसने अदिति की तरफ देखा तो उसकी हालत देखकर उसे कहा, तुम ठीक हो? अदिति की डर की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितनी ज्यादा पैनिक हो रही है। अदिति ने कभी भी ये सब नहीं देखा था। रणवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? अदिति ने डरी हुई नजरों से रणवीर की तरफ देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। रणवीर ने जब उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो फिर उससे पूछा, तुम इस तरह से मेरे पीछे क्यों आई? तुम्हारी भी तो जान को खतरा हो सकता था ना? अदिति ने डरी हुई आवाज में कहा, वो अगर मैं आपको अलर्ट नहीं करती तो बुलेट। कहते कहते अदिति रुक गई। दरअसल वो इतना डर रही थी कि उसकी आवाज भी कांप रही थी। अदिति की हालत देखकर रणवीर ने कहा, मेरे साथ चलो। कहकर रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट एरिया की तरफ ले गया। कुछ देर बाद अदिति रणवीर के सामने बैठी हुई अपने हाथ में पानी ग्लास लिए कुछ सोच रही थी। रणवीर, जो उसके सामने ही चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए और अपना एक हाथ टेबल पर रखे हुए अदिति के गौर से देख रहा था, उसने पूछा, क्या हुआ? अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अदिति ने अपना सिर ना में हिलाया और जल्दी से अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास से पानी पीने लगी। रणवीर ने कहा, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें इस हालत में रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। अदिति, जो पानी पीने से थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, उसने रणवीर से कहा, सर, पर अगर मैं उस वक्त नहीं आती तो फिर आपकी जान खतरे में पड़ जाती ना? तो रणवीर ने कहा, क्या तुम मुझे जानती हो? अदिति ने अपना सर ना में हिलाया। फिर रणवीर ने कहा, फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया? अदिति ने कहा, अगर हमें किसी की जान बचाने का मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। रणवीर ने कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने होने वाले बच्चे को खतरे में डालो। वैसे तुम इस जगह काम करने क्यों आई हो, वो भी इस हालत में? अदिति ने कहा, सर, वो मुझे जॉब की जरूरत थी, इसीलिए। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं। रणवीर ने कहा, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं और जैसी तुम्हारी कंडीशन है उस हिसाब से तुम्हारे लिए ये जगह सेफ नहीं है। तुम कोई दूसरी जगह जॉब क्यों नहीं ढूंढती हो? अदिति ने कहा, पर सर, मुझे इस हालत में जॉब देगा कौन? यहाँ पर भी जॉब मेरी आंटी की सिफारिश पर ही लगी है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, सर, वैसे मैं ठीक हूँ, अब मैं चलती हूँ। कहकर अदिति खड़ी हुई और जैसे ही वहां से जाने लगी, रणवीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। अदिति ने मुड़कर रणवीर की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो रणवीर ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है, अदिति ने कहा। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो रणवीर ने कहा, आज जो तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ ना? अदिति ने कुछ सोचा और फिर आगे बढ़कर उस कार्ड को उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स सर। फिर अदिति चुपचाप वहां से चली गई। रणवीर ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। सामने से फोन पिक होते ही रणवीर ने कहा, पता करो ये अटैक किसने किया था और मुझे जल्द से जल्द उसकी इंफॉर्मेशन ला कर दो। शाम का वक्त। आलिया किचन में खाना बना रही थी। उसने फ्रीज ओपन करके देखा तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, टमाटर खत्म। आलिया, तू भूल क्यों जाती है? तुझे आते वक्त सब्जियां वगैरह लेकर आनी चाहिए थी ना? फिर फ्रीज बंद करते हुए कहा, अब क्या करूं? बाजार जाऊं क्या लेने के लिए? चली ही जाती हूँ। सोचकर आलिया ने अपना एप्रन उतारा और गैस बंद कर किचन से बाहर आ गई। जल्दी से उसने अपना हैंडबैग लिया और घर से बाहर निकल गई। आलिया मुंबई में अकेली ही रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसका परिवार नहीं था, उसकी फैमिली थी, पर आलिया उन सब से अलग ही यहाँ रहती थी। आलिया अपनी फैमिली से कम ही कांटेक्ट रखती थी। उसकी फैमिली वाले भी उसके खर्चा ही भिजवाते थे, बाकी उससे ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। आलिया ने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। बाजार पहुंचकर आलिया ने जल्दी जल्दी अपनी जरूरत का सामान लिया और स्कूटी पर बैठकर वो वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। आलिया ने स्कूटी साइड में रोकी और अपने कान में ब्लूटूथ लगाया और वापस स्कूटी चलाते हुए ही फोन पर किसी से बात करने लगी। आखिर रणवीर पर हमला करवाने वाला कौन था? क्या ये सब होने के बाद अदिति अपनी ये नई जॉब भी छोड़ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन
तो सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हाँ माही, बोल